एपिसोड की शुरुआत सीधा धड़ाम धड़ूम से होती है। एक बंदा साइड कैरेक्टर के मुंह के ऊपर पंच मारता है तो वो एरिना को छोड़ घास में जाके गिरता है और होस्ट उसे चेक करके बताती है कि ये तो ढेर हो गया है। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पे इंपीरियल इमॉर्टल फॉरेस्ट गेट कॉन्टेस्ट हो रहा है, यानी कि डिसेपल्स को भर्ती करने की प्रतियोगिता, जिनमें से कई सारे डिसेपल्स को इनर सेक्ट के अंदर जाने का मौका मिलेगा और हम लोग कुछ एल्डर्स को भी देखते हैं। वहीं पे होस्ट एक बंदे के बारे में बता रहे थे कि ये लगातार 11 मैच जीतते हुए आया है और अभी तक इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया है। इसके बाद कैमरा जूम आउट होता है और हम लोग एक बंदे को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वहीं पे एक बुढ़ा उसके पास था जो उससे कहता है रेडी है, तो ये बंदा उस बुढ़े को शुक्रिया कहता है मदद करने के लिए। इसके बाद ये उड़ते हुए एरिना की तरफ जाने लगता है, ये कहते हुए कि अब कमबैक का समय आ चुका है। और इसने ये जो छलांग मारी थी ये मीलों दूर सी थी। एरिना इस पर्वत के दूसरे पर्वत पे था और सभी लोग ये छलांग देख के हैरान हो जाते हैं कि ये इतना लंबा कूद भी पाएगा। यहाँ तक कि एल्डर्स भी यही सोच रहे थे कि इसके पास कौन सी एबिलिटी है। खैर वो बंदा लंबी छलांग मार के सीधा एरिना के अंदर एंटर होता है। तो फिर होस्ट हमें इसके बारे में बताती है कि इसका नाम यान साओ है, जो कि एक राइजिंग स्टार हुआ करता था और इसने 8 की उम्र में बॉडी फोर्जिंग स्टेट को पा लिया था। कहता कि 7 की उम्र में ये पहले ही की रिफाइनिंग के 3rd स्टेज पे आ गया था और ये अपनी फैमिली का वारिस बनने ही वाला था कि तभी इसकी कल्टीवेशन इसे धोखा दे गई। इसके फियांसे इसे थप्पड़ मार के चली गई और इसकी फैमिली ने इसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर लिए। एक सकाल इसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम जैसे कचड़े को यहाँ पे चैलेंज करने का अधिकार नहीं है। और ये सकाल जैसे ही यान साओ को छूता है तो यान साओ के अंदर से एक आग निकलती है और ये धड़ाम से सकाल को दूर फेंक देती है। एल्डर कहते हैं कि इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो कर रही है, यहाँ तक कि नॉर्मल सा डिफेंस ही इतना ज्यादा ह्यूज है। इसके बाद एल्डर हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताता है कि शुरुआत बॉडी टेम्परिंग से होती है, जिसके बाद की कंडेंसेशन, तीसरे नंबर पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, चौथे नंबर पे गोल्डन कोर, 5वें नंबर पे नासेंट सोल, 6वें नंबर पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, 7वें पे यूनिफिकेशन, 8वें पे ग्रिड असेसन और 9वें पे है ट्रिब्यूशन क्रॉसिंग और आखिरी में है इमोर्टल बन जाना यानी इमोर्टल रियलम। ऑर्डिनरी इंसान को 10 साल लग जाते हैं बॉडी टेम्परिंग रियलम में पहुंचने पे ही, लेकिन यान साओ इतनी छोटी उम्र में ही यहाँ पे की रिफाइनिंग की हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। इसके बाद यान साओ आगे से डायलॉग पेलते हुए कहता है कि इधर का ना उधर का, दिखा दूंगा आज मैं हूँ कहाँ का। पहले वाला जीनियस का कमबैक हो चुका है। इसके बाद ये अपने हाथों से 2 फ्लेम्स को बाहर निकालता है, गर्म और ठंडी। एल्डर आगे से बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल सी फ्लेम नहीं है, ये डिवाइन फायर बॉर्न हेवन एंड अर्थ है और जब यान साओ इनको आपस में मिलाता है तो ये गुलाबी बन जाती है। एल्डर्स आगे से कहते हैं कि ये दोनों फ्लेम्स को आपस में फ्यूज करके उससे और भी ज्यादा ताकतवर फ्लेम बना रहा है। इसके बाद यान साओ अपनी टेक्निक का यूज करता है, तो इसकी टेक्निक का नाम था काओ पोजीशन। खैर ये फ्लेम्स उड़ते हुए सीधा सामने वाले बंदे की तरफ जाते हैं, लेकिन उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो आगे से छींक मारता है। तो इसकी छींक इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि ये उस टेक्निक को चीरते हुए सीधा यान साओ के मुंह के ऊपर लगती है और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और साथ ही में एल्डर्स की भी कि ये कैसी टेक्निक है। वहीं पे वो बंदा पलक झपकने से भी कम टाइम लेता है, लेकिन वो यान साओ के मुंह के पास आके खड़ा हो जाता है और उसके मुंह के ऊपर जोरदार घूंसा दे मारता है और ये घूंसा इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि यान साओ सीधा स्पेस में जाता है, दिखता ही नहीं है वो। इसके बाद होस्ट डिजिटल मोबाइल में चेक करके बताती है कि ये बंदा इस शो का विजेता है, जिसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी का नामो निशान नहीं निकल रहा है, लेकिन ये इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा घोड़ा है, जिसका नाम है जुआंग सीशन और ये है मेन कैरेक्टर, पहले वाला साइड कैरेक्टर था। खैर इसके बाद जितने भी डिसेपल पास हुए थे उन्हें माउंटेन की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उनके कोई रास्ते में आता है जो कि गार्ड्स थे और वो उन्हें रोक के उन्हें चेक कर रहे थे, ये कहते हुए कि हमें एक भगोड़े की तलाश है, इसीलिए हम लोग तुम्हारे चेहरे की जांच पड़ताल करेंगे। सीसन जैसे ही ये चीज देखता है तो वो मन के अंदर सोचता है कि ये साले मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए। इसके बाद वो खिसकने की तैयारी कर ही रहा था कि उसी टाइम पे सिस्टम उसके सामने आ धमकता है, जो कि उसे मिशन देके उसे कहता है कि इंस्पेक्शन को पास करके जाओ। सीसन उसे कहता है कि तू एक घटिया सिस्टम है, 2 कौड़ी का सिस्टम, जब से तू एक्टिवेट हुआ है तब से तुम मेरे गले के अंदर हड्डी की तरह फंस गए हो, ना उगल पा रहा हूँ ना निगल पा रहा हूँ। लेकिन सिस्टम को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उससे कहता है मिशन पास करके जाओ नहीं भाड़ में जाओ। इसके बाद सीसन हम लोगों को बताता है कि वो भगोड़ा कैसे बना और वो हमें ये भी बताता है कि वो जुआंग फैमिली का यंग मास्टर हुआ करता था और उसके पास ये सिस्टम कहाँ से आया। जिसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। पिछली जिंदगी में सीसन की बॉडी इतनी कमजोर थी कि ये चीखने से ही 2 पसलियां तोड़वा लिया था। डॉक्टर उसे कहता है कोई बात नहीं, सिर्फ 2 पसलियां ही टूटी हैं।
लेकिन ये मुसीबत कम नहीं तो एक दिन भूकंप आया और ये भाई साहब उसी में डूब गए परिवार के साथ में। और जब इनकी आंख खुली तब ये इस कल्टीवेशन दुनिया के अंदर पैदा हो गए थे 13वें नंबर पे, यानी सीसन के पैदा होने से पहले। उसकी मदर 12 बार प्रेग्नेंट तो हुई थी लेकिन एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो इनबॉर्न पैदा होते थे यानी कि मरे हुए। और इसी खुशी में सीसन के फादर उसका नाम 13 रख देते हैं, 13। खैर सीसन को नाम से ज्यादा लगाव तो नहीं था लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके पास इस बार हेल्दी बॉडी होगी। खैर सीसन के पैदा होने के बाद वहाँ पे उसके अंकल आते हैं जो कि सीसन के फादर से कहते हैं कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता छोटे भाई, लेकिन तुम्हारा बेटा कचड़ा है, इसके पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। जिसके बाद सीसन हम लोगों को बताता है कि इस डिवाइन कॉन्टिनेंट पे हर एक चीज के पास स्पिरिचुअल रूट, स्पिरिचुअल पावर होती ही है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर अनलिविंग थिंग्स। यहाँ तक कि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर टट्टी के अंदर भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। इसीलिए अंकल सीसन के फादर से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो टट्टी से भी गैर गुजरा है। लेकिन सीसन के फादर को सीसन से बहुत ज्यादा लगाव था, इसीलिए वो अपने भाई से कह देते हैं कि तुम अपना काम देखो, मुझे अपने ऊपर छोड़ दो। और सीसन के फादर उसके अंदर स्पिरिचुअल रूट लाने के लिए कई सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पानी के अंदर हर्ब्स डाल के नहलाना, पिल्स खिलाना। सीसन उन पिल्स को खाता है तो वो आगे से कहता है कि कुछ तो महसूस हो रहा है। उसके फादर पूछते हैं कि कुछ हुआ, तो सीसन के साथ कुछ होता तो है, जब वो गैस छोड़ता है तो वो उड़ने लगता है, ये पावर मिली है इसे पिल खाने से। और इतना सब काम धाम करने के बावजूद उसके अंदर स्पिरिचुअल रूट्स का कोई भी नामो निशान नहीं है। खैर सीसन को उसकी मदर की एडवाइस याद थी जो कि उसे कहती है कि घर से बाहर ना निकलियो, छोटी से छोटी चीज भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसलिए सीसन का ज्यादातर टाइम घर के अंदर ही बीतता था। अब उसी टाइम एक दिन इसकी नजर कुछ बच्चों के ऊपर पड़ती है जो कि भाई गेंदड़ी खेल रहे थे। मेरे यहाँ यही कहते हैं बॉल को सीधा मुंह के ऊपर दे मारना, वो भी जितना हो सके उतना। और सीसन उन्हें देखते हुए यही सोचता है कि बच्चे ही तो हैं, मुझसे ज्यादा अलग कहाँ है, मेरा ये क्या ही उखाड़ लेंगे। इसलिए मन बेचारा क्या ही करता, वो नीचे चला आता है, उन लोगों से कहता है कि मुझे भी खेलना है। तो एक बच्चा उसे पूछता है कि तुम हो कौन, पहले यहाँ पे देखा नहीं, आधार कार्ड निकालो। लेकिन साइड से दूसरा बच्चा कहता है क्या फर्क पड़ता है, खेलने आया है तो फिर मजा करेंगे। और वो उसकी तरफ हल्के से बॉल फेंकता है ये कहते हुए कि कैच करो। अब ये चीज तो नॉर्मल होनी थी लेकिन सीसन की आंखों के अंदर ये बॉल नहीं थी, एंटी राइफल कैनन थी जो सीसन के मुंह के ऊपर लगती है तो ये सीधा दीवार को तोड़ के दूसरे घर के अंदर जाके घुसता है। इसको देखिए ये बच्चे बेचारे सदमे में आ जाते हैं और आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं मम्मी हमने किसी को मार दिया, और यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। वह हम लोग सीसन को देखते हैं जो अधमरा हो चुका है। और जब सीसन की फैमिली को समझ में आ गया कि उनका बच्चा खतरे में है तो वो उसके लिए एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं और उसे एक आइसोलेटेड आइलैंड के अंदर पार्क कर देते हैं। सीसन की मदर उसे काफी अच्छे से समझाती है कि तुम्हारा बाकी बच्चों के साथ खेलना और बाकी दुनिया में रहना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, तुम मारे जा सकते हो, चिंता ना करो, हमारे पास जब भी टाइम होगा तो हम तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे। इसके बाद सीसन की मदर उसे एक और एडवाइस देती है कि तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा बेहतर बनाएगी। सीसन ने ये वाला सेंटेंस पहले भी सुना था जो उसके पेरेंट्स उसकी पिछली लाइफ के अंदर कहा करते थे। सीसन को पता है कि वो सभी उसे प्रोटेक्ट ही करना चाहते हैं, इसलिए वो इमोशनल हो जाता है। तो उसकी मदर कहती है रोते क्यों हो यार, आएंगे ना हम तुमसे मिलने के लिए, और वो उसे गले लगा लेती हैं। और इसी तरह की सीसन की जिंदगी शुरू होती है बाहुबली बनने से। साइतामा ट्रेनिंग, हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना, 100 स्क्वाट्स, 100 सिटअप्स एंड 100 पुशअप्स। और कुछ सालों की लगातार मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया। सीसन का सिस्टम जाग उठता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। सीसन जैसे ही सिस्टम को एक्टिवेट होते हुए देखता है तो ये बौखला जाता है और आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि अब समय आ चुका है मेरे कमबैक का, जल्दी से मेरी बॉडी को रिफाइन करो और मुझे एकदम हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट्स दो। तो सिस्टम आगे से कहता है शट द फक अप, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है सिस्टम के अंदर। तो सीसन का मुंह लटक जाता है और वो सिस्टम आगे से बताता है चिंता न करो, हम तुम्हें असिस्ट करेंगे मसल ट्रेनिंग के अंदर, और तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का यूनिक फिजिकल पोटेंशियल होगा जिसे तुम अल्टरनेटिव कल्टीवेशन के रास्ते पे चलोगे। सीसन को अभी भी समझ में नहीं आया था कि यहाँ पे ये जिम रैट वाली चीजें हैं और इसे कुछ अलग ही लग रहा था कि इसकी बॉडी के अंदर जेट पैक्स आ जाएंगे, मसल वसल बनेगी कुछ अलग ही। इसलिए सिस्टम से न्यू भी रिवॉर्ड मांगता है तो सिस्टम उसे कहता है देते ना हम तुम्हें। सिस्टम सीसन को यहाँ पे बिगिनर अडैप्टेशन एक्सरसाइज कोर्स देता है जो कि है नॉर्मल एक्सरसाइजेस। इसे सीसन का दिमाग सनक जाता है और वो आगे से सिस्टम को गंदी गंदी गालियां देने लगता है, लेकिन वो बाद में नौटंकी करते हुए कहता है कि ये कैसा रिवॉर्ड है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मदद करोगे कल्टीवेट करने में जिससे मैं इमॉर्टल बन जाऊंगा, तुम तो मुझे कुछ दे भी नहीं रहे हो, यहाँ तक कि कुछ रिवॉर्ड भी नहीं। तो सिस्टम आगे से कहता है कि हम तुम्हें एक और रिवॉर्ड देते हैं, आई एक्सरसाइज। लेकिन सीसन को ये भी नहीं चाहिए तो वो आगे से दोबारा रोते धोते हुए कहता है कि बाकियों के सिस्टम कितने ज्यादा कमाल करते हैं, वो अपने होस्ट को चीट कोड्स देते हैं, रिफाइनिंग देते हैं, एबिलिटीज देते हैं और भी ह्यूज डिफरेंस होता है, और तुम कहाँ करीब आते, तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं। तो सिस्टम सीसन को खाने भर का दे देता है, उसे बिजली का
झटका देके ये कहते हुए कि ये सब चीजें मना है इस सिस्टम के अंदर। सिस्टम सीसन को आगे बताता है कि डेली चेक इन एक्सरसाइज और बाकी रूटीन एक्सरसाइज पूरी करने से उसे एक्सरसाइज पॉइंट मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल वो सिस्टम को अपग्रेड करके कुछ रिवॉर्ड से रिडीम कर सकता है। तो इस मानवा की यही खासियत है कि ये मानवा ही खास है, कुछ भी होता है। बाकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं इसके जितने भी अपलोड है। शुरू के 10 चैप्टर ये तुम्हें पका सकती है छोटी मोटी चीजें बता के, लेकिन जब एक्शन शुरू होता है तो वो शुरू ही होता है, रुकता नहीं है। और बाकी इसके लड़ने का तरीका वो बहुत ज्यादा यूनिक है, वो देख के तुम्हें मजा आएगा। खैर सीसन के लिए 2 साल पलक झपकते ही पूरे हो जाते हैं और वो 2 साल लगातार डेली एक्सरसाइज करता है जो सिस्टम उसे बताता है। सीसन का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे उसकी फैमिली ने एक मेड भी रखी हुई थी, जो सीसन से पूछती है कि आपने ये मूव कहाँ से सीखे। खैर 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ ही जाता है जब सिस्टम को अपग्रेड करना है। सीसन सिस्टम से कहता है अपग्रेड हो जा आरा बाबा छू, तो सिस्टम आगे से अपग्रेड हो जाता है और कुछ नए मिशन अनलॉक होते हैं बस। और सीसन सिस्टम के नए फीचर्स को देख पाता कि उससे पहले ही वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो सीसन का शिकार करने के लिए आए थे, और वो सीसन को देख के आगे से कहते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद हम लोग सिटी को देखते हैं जहाँ पे हमला हो चुका था और वो सिटी जलने लगी थी। वहीं पे हम लोग एक पंछी को देखते हैं जो उड़ते हुए मेड के पास आता है। मेड जैसे ही उसके पैर को देखती है तो उसके ऊपर ब्लड फ्लावर लेटर लगा हुआ था। मेड जब उस लेटर को पढ़ती है तो फिर हमें पता चलता है कि जीट यांग, नैन गांगवे ये सभी पकड़े जा चुके हैं और कुछ मारे जा चुके हैं। राधा की उनकी जो एसोसिएशन फोर्स थी वो भी मारी जा चुकी है एक एक करके, और रॉयल फैमिली इन सभी चीजों के अंदर फंसी हुई है। और रॉयल फैमिली ने ही सीसन की फैमिली के ऊपर अटैक करवाया है और रॉयल फैमिली ने कुछ लोगों को भेजा है यहाँ पे सीसन को पकड़ने के लिए। इसीलिए मेड से कहा जाता है जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ के निकल जाओ। इधर हम लोग सीसन और रॉयल गार्ड्स को देखते हैं। वहीं पे रॉयल गार्ड सीसन से पूछते हैं कि तुम ही जुआंग फैमिली के यंग मास्टर हो। सीसन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। तो वो सीसन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पे मेड आ जाती है जो अटैक करके उन्हें पीछे धकेल देती है और सीसन को लेके पीछे हटती है। और वो सीसन को बताती है कि ये सभी रॉयल फैमिली की तरफ से हैं और ये तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। वहीं पे रॉयल गार्ड्स को सीसन की कंडीशन के बारे में पहले से ही पता था कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है और वो एक अकेले आइलैंड के ऊपर रहता है और उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे एक मेड है, और उसे समझ में आ जाता है कि यही वो मेड है। वहीं पे वो मेड सीसन से कहती है कि मैंने रोक के रखती हूँ, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। रॉयल गार्ड्स ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, ये भी रॉयल फैमिली के हिडन ड्रैगन गार्ड्स थे, इन्हें स्ट्रॉन्ग होना ही था। इसीलिए वो मेड के ऊपर अपने वेपन से अटैक करते हैं, जो वेपन उसके गले में लिपट जाता है और वो लोग रस्सी का इस्तेमाल करते हुए उसे उठा के नीचे पटक देते हैं और एक ही हमले में मेड ढेर हो जाती है। हमें यहाँ पे मेड का नाम भी बताया जाता है जो कि यांजी था। यांजी सीसन से कहती है कि जल्दी यहाँ से निकलो, मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचो। लेकिन सीसन को ये चीज पसंद नहीं आई थी और उसे बुरा लगा था कि यांजी को कोई हर्ट करे। इसके बाद वो रॉयल गार्ड से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यांजी उससे कहती है कि क्या करने की सोच रहे हो भाई, भागो यहाँ से। ये लोग सीसन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं और आगे से कहते हैं ये लेंडी पुरुमैक्स हमसे लड़ेगा, इसके पास तो स्पिरिचुअल रूट्स भी नहीं है। जिसके बाद वो सीसन के ऊपर अपने स्पिरिचुअल वेपन से अटैक करते हैं, लेकिन सीसन उनके स्पिरिचुअल वेपन को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो माचिस की तीलियां हो। जैसे इन्हें पहले तो झटका लगता है लेकिन बाद में ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। वो अटैक तो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उसी पल सीसन इनके ऊपर अटैक करता है जो कि सीधा इस गार्ड की ठुड्डी के ऊपर लगता है और ये उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। वहीं पे सीसन ने कुछ खास नहीं किया था, वो डेली एक्सरसाइज कर रहा था जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। लेकिन ये गार्ड तो मर चुका था, बस नॉर्मल एक्सरसाइज थे। जिसके बाद ये गार्ड्स अब सीरियस हो जाते हैं और सीसन के ऊपर अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन से अटैक करते हैं। तो सीसन आगे से कहता है कि अब समय आ चुका है रेडियो कैलेस्थेनिक्स का। इसके बाद वो वहाँ पे नॉर्मल एक्सरसाइज करने लगता है जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही थी, बॉडी रोटेशन, और वो उनके अटैक्स को मक्खन की तरीके डॉज करता है। वो मेड आगे से हैरान होते हुए कहती है कि ये तो पॉपुलर रेडियो कैलेस्थेनिक्स है जो कि यंग मास्टर ने मुझे पहले बताया था। मुझे शुरुआत में यही लगता था कि ये बस नॉर्मल एक्सरसाइज है जो पाचन को ठीक करती है, लेकिन सोचा भी नहीं था कि ये इतनी पावरफुल हो जाएंगी। इसके बाद सीसन एक्सरसाइज यूज करते हुए दोनों गार्ड्स की गुद्दी के ऊपर मारता है और उन्हें मार देता है। तीसरे वाला बहुत ही ज्यादा डर जाता है और आगे से कहता है मुझे जाने दो। तो सीसन पलक झपकने से पहले ही उसके सामने आता है और उसके अंडे तोड़ देता है लेग एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हुए। खैर अंडे टूटने की वजह से इसके हाथ के ऊपर एक टोकन था जो नीचे गिर के टूट जाता है। तो टोकन जैसे ही टूटता है तो फिर वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है। यांजी आगे से बताती है कि ये स्पेशल जेट स्लेब है, अब इसके अंदर से कोई भी बाहर निकल सकता है क्योंकि ये टेलीपोर्टेशन अरे की तरह होता है। वहीं पे यांजी को पहले ही समझ में आ जाता है कि कोई तो पावरफुल निकलने वाला है, इसलिए वो सीसन से कहती है कि हमें भागना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही पोर्टल के अंदर से एक बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर बाहर निकलता है जो कि सीसन के सामने आके खड़ा हो जाता है। वहीं पे सीसन इसके घुटने के बराबर है। वहीं पे मेड हम लोगों को इस बंदे के बारे में बताती है जो कि रॉयल फैमिली की 12 सेलेस्टियल जनरल्स में से एक है, जिसको लाल बालों वाले डीमन के नाम से भी जाना जाता है, उर्फ लियाओ, जो कि एक बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल बीइंग है। यांजी यही सोचते हैं कि इस लेवल का पावरफुल बीइंग यहाँ पे किस लिए आया है। वहीं पे लियाओ जैसे
जैसे ही सीसन की तरफ देखता है तो फिर उसे भी पता चल जाता है कि यही वो यूजलेस यंग मास्टर है जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई भी नामो निशान नहीं है। जिसके बाद वो अपने गार्ड्स की तरफ देखता है तो वो यांजी से पूछता है कि ये तुमने किया है। सोचा भी नहीं था कि एक मामूली सी मेड इस लेवल पे होगी, मेरे हाथों से मारी जाओ, ये तुम्हारे लिए काफी सम्मान की बात होगी। जिसके बाद वो अपने हाथों से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है तो वो एक बीम की तरह यांजी की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन सीसन यांजी को बचाने के लिए सामने आ जाता है जिससे वो दोनों ही हैरान होते हैं। वहीं पे वो एनर्जी बीम जैसे ही सीसन के साथ टकराती है तो वो बस एक हथौड़े के बराबर थी और कुछ भी नहीं, जो सीसन के मुंह के ऊपर लगने के बाद वो उसे दूर तक ढकेलते हुए ले जाती है। हालांकि सीसन को कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो बेहोश ही हो गया था। ये देख के तो लियो भी हैरान हो गया था और वो आगे से कहता है कि ये लिंडी प्रो मैक्स, इसने मेरे अटैक का सामना कैसे कर लिया। कुछ लोग मेरे अटैक से धूल बन के हवा में ही गायब हो जाते हैं या फिर वो एक खून के लोथड़े में बदल जाते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, बस ये बेहोश हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों के पास कोई हाई ग्रेड का प्रोटेक्टिव ट्रेजर है? यार वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ने के लिए ही आया हूँ। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को रिलीज करता है तो वो बहुत ही ज्यादा थे। वहीं पे यांजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और ऊपर से लियाओ का ऑरा इतना ज्यादा था कि इससे दम घुटने लगा था। खैर उसी टाइम पे सीसन को बचाने के लिए वहाँ पे सीसन के अंकल आ जाते हैं जिससे लियाओ भी पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो अंकल से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो फैमिली हेड के साथ होना चाहिए था। इसपे एल्डर जुआंग यानी कि अंकल उसे बताते हैं कि हमें पैट्रियार्च यानी कि सीसन के फादर से ऑर्डर मिला है यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो इसीलिए यहाँ पे सीसन को बचाने के लिए आए हैं। इसके बाद एल्डर जुआंग यांजी से कहते हैं कि जल्दी से उसे लो, यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं तब तक इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। तो यांजी बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो सीसन को लेके यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद लिया और एल्डर जुआंग के बीच में फाइट होने लगती है और इनकी फाइट कुछ ज्यादा खास नहीं थी, बस धमाके होते हैं। जिसके बाद सीन होके सीसन के ऊपर आ जाता है। वहीं पे यांजी को समझ में आ चुका था कि अब जुआंग फैमिली शायद से खत्म हो जाएगी क्योंकि एल्डर जुआंग लियाओ का सामना कर नहीं पाएंगे, इसलिए अब सब कुछ सीसन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो जुआंग फैमिली को आगे लेके जाए। फिर हम सीसन को देखते हैं जिसे फ्लैशबैक आते हैं कि उसकी पिछली जिंदगी के अंदर भी गिरने की वजह से उसकी टांग टूट गई थी, तो उसके मदर एंड फादर उसे बचाने के लिए आए थे और इसी चक्कर में वो भी चट्टान के नीचे दब के मारे गए थे। यानी कि सीसन ही अपनी पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार था। खैर सीसन के फादर और पेरेंट्स उससे यही कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहीं ही हैं। सीसन को जैसे ही होश आता है तो यांजी उसे बताती है कि आखिरी टाइम पे वहाँ पे अंकल जुआंग आ गए थे जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से बच के निकल पाए। सीसन उससे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो यांजी आगे से बताती है कि जो मेंबर्स फैमिली के बाहर थे वो बच गए हैं, बाकी सभी मारे जा चुके हैं और एल्डर जुआंग की प्रोटेक्शन जाने के बाद में फैमिली हेड और बाकी लोग भी अब तक मारे जा चुके होंगे या फिर उन्हें पकड़ लिया गया होगा। और सीसन इन सभी चीजों का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था। जिसके बाद वो सामने की तरफ हवा में ही पंच मारता है तो वो दीवार टूट जाती है और सीसन को यही लग रहा था कि वो जहाँ भी जाता है तो सिर्फ बोझ बन के जाता है और उसी की वजह से उसके पेरेंट्स मारे गए हैं या फिर पकड़े गए हैं। तो यांजी उसे बताती है कि ईस्ट स्टेट का फ्यूचर अभी भी उसी के हाथों में ही है, वो चाहे तो ईस्ट स्टेट को बचा सकता है। सीसन पूछता है कैसे, तो यांजी सीसन को बताती है कि उसे सबसे पहले हेवनली सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिससे वो इस स्टेट को बचा सकता है। हेवनली सेरेमनी को सिर्फ इंसानों के लिए ही खोला जाता है, यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी उम्र 40 से नीचे है, और इस सेरेमनी का गोल सिर्फ इतना ही होता है कि हाई लेवल के डिसेपल्स को भर्ती किया जाए। और कई जनरेशन से ही कई सारे डिसेपल इसी तरीके से कल्टीवेशन रिसोर्स और प्रिविलेज को यानी कि सम्मान और पावर हासिल करते हैं और रॉयल फैमिली उन डिसेपल्स की कोई भी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करती है। यहाँ तक कि जिन्हें क्रिमिनल माना जाता है उन्हें भी माफ कर दिया जाता है अगर वो हेवनली डिसेपल बन जाते हैं तो। इसलिए यांजी सीसन से कहती है कि उसके पास पॉसिबिलिटी है, भले उसके पास स्पिरिचुअल रूट्स नहीं और वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई तो मिस्टीरियस पावर है। अगर वो उसे अच्छे से डेवलप करे तो यहाँ पे उम्मीद अभी भी बाकी है। तो सीसन आगे से एक्साइटेड होकर कहता है कि वो जी जान लगा के ट्रेनिंग करेगा। तो यांजी उसे बताती है कि हम लोग खुलेआम नहीं घूम सकते हैं, रॉयल फैमिली ने हम लोगों के खिलाफ वांटेड ऑर्डर जारी किया है, जहाँ भी देखे जाएंगे वहाँ पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए हम लोगों को ये वेस्टर्न रीजन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सीसन दोबारा एक्साइटेड होकर कहता है कि चलो किसी और रियलम चलते हैं, मैं वहाँ पे जाके पूरी लगन से ट्रेनिंग करूंगा। लेकिन यांजी एक और बम फोड़ती है ये बताते हुए कि सिर्फ सेक्ट डिसेपल ही हेवनली सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सिर्फ कल्टीवेटर्स के लिए है, क्वालिटी के लिए नहीं। जिसपे सीसन आगे से भड़कते हुए कहता है कि इसका मतलब है कि मुझे अब कोई ऐरा गैरा सेक्ट भी ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सबको पता चल जाएगा कि मेरे पास कल्टीवेशन ही नहीं है। लेकिन यांजी सीसन से बताती है कि उसने पहले ही उन लोगों के लिए स्थान ग्रहण कर लिया है जो कि साउथर्न रीजन के रियलम के आसपास कोई सेक्ट है वहाँ पे, और वहाँ पे रॉयल फैमिली के गार्ड्स भी आसानी के साथ पहुंच नहीं पाएंगे, बस यहाँ पे सीसन को अपना हुलिया बदलना पड़ेगा। अब इसके आगे जो भी चीजें होंगी वो सभी सीसन के ऊपर ही डिपेंड करेंगी, लेकिन यांजी यहाँ पे सीसन को पूरा सपोर्ट करेगी। जिसके बाद सीसन हम लोगों को बताता है कि वो इसी तरीके से इंपीरियल गार्ड और इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन किया था और 2-3 सालों तक कुत्ते की तरह जीने के बाद वो फाइनली अरेना के अंदर
जीते गया और इनर सेक्ट के अंदर एंटर हो गया। लेकिन इतने सालों के भागने के बावजूद अब यहाँ पे उसकी मुलाकात दोबारा रॉयल गार्ड से हो चुकी है। वहीं पे रॉयल गार्ड एकदम दिल लगे के साथ काम कर रहे थे कि जैसे कि सैलरी इन्हीं की हाई है, ये भाई हर एक बंदे को पकड़ते हैं और उसका मुंह साफ करके चेक करते हैं, ये भी पूछते हैं कि बाल असली तो है। सीसन यही सोचता है कि इस तरीके से तो मेरे बारे में पता ही लगा लेंगे, और सबसे बड़ी परेशानी तो साला कमीना सिस्टम है कि सीसन को यहाँ से भागने का मौका ही नहीं दे रहा है, कंपलसरी टास्क बना के कि उसे सामना करना ही पड़ेगा। जिसके बाद सीसन रॉयल गार्ड्स के सामने जाता है। रॉयल गार्ड उससे कहता है कि मुखड़ा दिखाइए जनाब। वहीं पे सीसन की धड़कनें बढ़ते हुए, क्योंकि लियाओ ने अब तक सीसन का पोस्टर भी बनवा दिया होगा। जिसके बाद वो लोग सीसन के लिए वहाँ पे पोर्ट्रेट को ओपन करते हैं तो सीसन अटैक करने के लिए रेडी ही था कि हम लोग सीसन की शक्ल देखते हैं जो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। वहीं पे सीसन अपनी ही शक्ल देख के निराश हो जाता है और वो लोग सीसन को छोड़ देते हैं ये कहते हुए कि इसकी तो शक्ल ही मैच नहीं होती है। इसके बाद हम लोगों को वो टाइम दिखाया जाता है कि जब लियाओ ने सीसन का पोर्ट्रेट बनवाया था तो लियाओ की ईगो की वजह से उसने कोई पेंटर हायर नहीं किया था, वो उसने अपने हाथों से ही सीसन का चेहरा बनाया था। और क्योंकि सीसन को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही फर्क और गर्व था तो उसने यही सोचा कि अगर ये पेंटर रेड हेयर डीमन बना रहा है तो फिर उसे थोड़ा सा पर्सनल टच देना ही चाहिए। तो फिर उसने यहाँ पे सीसन की इविल साइड दिखाई और उसे हरामी बना दिया। इसके बाद सिस्टम सीसन को यहाँ पे उसके मिशन पास करने के बदले में 100 एक्सरसाइज पॉइंट देता है। अब इनसे सीसन कुछ खरीद नहीं सकता है, ये सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड करने में काम में आते हैं और कुछ इक्विपमेंट जैसे कि डंबल और स्ट्रेचिंग रोप। वहीं पे सीसन अजीब सा चेहरा बना के आगे से कहता है कि अब वो यहाँ पे इंटरनेट डिपार्टमेंट को पास कर चुका है, अब यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा कि उसके पास स्पेशल लूट्स नहीं है। उसी टाइम पे वहाँ पे एल्डर आती है जो कि उन लोगों से कहती है कि नए स्टूडेंट यहाँ पे आओ, तुम लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट देने की जरूरत है। तो फिर सीसन की फटी और वो यहाँ से खिसकते हुए कहता है कि किसी को क्या ही पता चलेगा कि मैंने टेस्ट दिया है। तभी सिस्टम दोबारा सामने आ जाता है मेन मिशन का थप्पा लेके, ये कहते हुए कि स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट दे के जाओ। तो सीसन सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तूने दोबारा कुछ कहा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये क्या है यार, जितनी भी बार मैं भागने की कोशिश करूँ तो बंद कर देता है रास्ते मेरे, चाहता है कि मुझे पनिशमेंट मिले। तो सिस्टम सीसन को झटका देते हुए कहता है कि रिजेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम्हें ये मिशन देना ही पड़ेगा। वे बच्चे सीसन की तरफ देख के कहते हैं कि इसे जलाया किसने। फिर इसके बाद हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट को देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। एल्डर उन लोगों को बताती है कि जिसका भी नाम लिया जाएगा वो थूत उठा के यहाँ पे आएगा और इस स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर अपनी एनर्जी को इंजेक्ट करेगा। टेस्ट तो यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल का ही है, लेकिन स्पिरिचुअल रूट के लेवल का भी हम लोग यहाँ पे पता लगा लेंगे। इसके बाद पहला डिसेपल आगे बढ़ता है और स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर अपनी एनर्जी को इंजेक्ट करता है। तो फिर ये 8 लेवल के की रिफाइनिंग लेवल पे था और इसके स्पिरिचुअल रूट्स इंटरमीडिएट लेवल की थी। इसके बाद एक एक करके डिसेपल्स का नाम लिया जाता है और वो सभी जाके अपनी एनर्जी लेवल को टेस्ट करते हैं। जिसके बाद हम लोगों को सेक्ट लीडर से मिलवाया जाता है जो कि एक फीमेल है जिनका नाम सुकू है, जो सुक फैमिली की तरफ से है। इसके बाद हम लोग एल्डर जैंगलू को देखते हैं और इस साइड वाले एल्डर जैंगजू हैं। एल्डर जैंगलू आगे से कहते हैं कि इस जनरेशन के जो भी नए स्टूडेंट है उनकी एक्साइटेड एनर्जी कुछ ज्यादा ही है, ये पहले से ज्यादा स्ट्रेंथन है, ये बैच पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद एल्डर एक दूसरे डिसेपल का नाम लेती है तो वो आगे से कांपते हुए आते हैं, ये कहते हैं रुको रुको मैं आया। नन्हा बच्चा खुश होते हुए कहता है कि 60 साल की कड़ी मेहनत के बाद में आखिरकार इस सेक्शन में आ ही गया। एल्डर आगे से मुंह बना के कहती है कि ये उम्र 55 की, दिल बचपन के बाहर निकालो यार, ये कैसे अंदर आ गया। तो नन्हा बच्चा आगे से रोते हुए कहता है कि मेरे साथ ये भेदभाव क्यों, मैं 60 साल का बूढ़ा बच्चा ही तो हूँ। इस पे एल्डर जैंगलू आगे से कहते हैं हाँ बूढ़े बच्चे, जैसे हमें तो पता ही नहीं है कि तू कितने साल का है। इसके बाद अगला नंबर सीसन का आता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके लगने वाले हैं। एल्डर जैंगलू सीसन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि डार्क हॉर्स है ये हमारा, ये लगातार 12 बार जीता था ऑटर डिसेपल के कंपटीशन के अंदर, पता नहीं इसकी स्पेशल रूट किस लेवल की होंगी। वह सीसन एल्डर से पूछता है कि क्या मैं वार्म अप कर सकता हूँ, तो एल्डर उसे कहती है ऑफ कोर्स। तो फिर सीसन वहाँ पे एक्सरसाइज करने लगता है, स्टैंडिंग एक्सरसाइज। तो सभी लोगों का मुंह बन जाता है और वो सभी आगे से कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका पर्पस क्या है, ये कौन सी एक्सरसाइज है। वह सीसन को अच्छे से पता था कि अगर वो यहाँ पे पकड़ा गया तो फिर उसे डायरेक्ट अरेस्ट ही कर लिया जाएगा, इसके बाद उसकी आइडेंटिटी रिवील ही हो जाएगी। इसके बाद अगला सीन 2 घंटे के बाद का होता है और एल्डर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है 2 घंटे बीत गए हैं, अगर 1 सेकंड भी ज्यादा लिया उठा के लात मार के बाहर फेंक देंगे। तो सीसन आगे से कहता है भड़किए नहीं, जा रहा हूँ मैं। अब देखो सीसन का प्लान यहाँ पे बिल्कुल सिंपल था, तुम्हें पता ही होता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में हवा में भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। तो सीसन हल्का सा पंच सामने की तरफ मारेगा पूरी फोर्स से, पूरी दम लगा के। तो हवा में जो स्पिरिचुअल एनर्जी होगी वो पत्थर के अंदर जाएगी, जिससे पत्थर को लगेगा कि सीसन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है और वो भले ही हल्का सा भी लेवल दिखा है तो सीसन टेस्ट को पास कर लेगा। और सीसन ने इस मूव की प्रैक्टिस सालों तक की है, सालों तक, इसलिए ये उसका उन पावरफुल मूव्स में से एक है जो सीसन ने कभी इस्तेमाल नहीं किए। एल्डर जैंगजू मुझ को ताव देते हुए कहते हैं कि आखिरकार बच्चा शुरू करने वाला है हमारा काला घोड़ा। वह पे सीसन जब सामने की तरफ पंच मारता है तो मिरेकल हो जाता है, क्योंकि सीसन के पंच
पंच की फोर्स की वजह से स्पिरिचुअल स्टोन की धज्जियां उड़ जाती हैं। ऑफ कोर्स सीसन को ये मूव सिखाने वाला सिस्टम ही था जिसने कई सालों की कड़ी मेहनत लगाई थी सिस्टम को ये मूव सिखाने में। हालांकि सीसन जब भी कोई गलत मूव करता तो सिस्टम उसके ऊपर खूब चिल्लाता, भाई एकदम कुत्तों की तरह, जैसे कोई जिम ट्रेनर चिल्लाता हो। और इतने सालों की लगातार मेहनत के बाद ही सीसन को ये एक्सप्लोसिव पावर मिली, जिससे सीसन ने यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन की धज्जियां उड़ा दी। खैर ये स्पिरिचुअल स्टोन जैसे ही टूटता है तो पूरे सेक्टर के ऊपर बिजली गिर जाती है। बेचारे इन तीनों को तो हार्ट अटैक आ जाता है, चोक ले जाती है इन्हें। इसके बाद हम लोग एल्डर ज़ैंगलू को देखते हैं जो इतने भड़के हुए थे कि उन्होंने कसम खा ली थी अगर उन्हें खुला छोड़ दिया गया तो वो सीसन को उसी पत्थर के अंदर चुनवा देंगे जिसको सीसन ने तोड़ा है। एल्डर ज़ैंगलू आगे से कहते हैं कि उस स्पिरिचुअल स्टोन को हमारे फर्स्ट फाउंडर ने लगाया था और ये उनकी लेगेसी थी जो हजारों सालों से सेक्टर के अंदर लगा हुआ था, लेकिन इस हरामी ने उसे तोड़ दिया। मुझे छोड़ दो, मैं इसे जिंदा कुचल दूंगा आज। वहीं पे सीसन सफाई देते हुए कहता है कि मैंने तो बस वैसा ही किया जैसा मुझसे कहा गया था। शायद से उस स्पिरिचुअल स्टोन में ही कुछ गड़बड़ होगी इतने समय से लगा हुआ रहने की वजह से, क्योंकि उसे फर्स्ट फाउंडर ने बनाया था इसीलिए वो कमजोर हो गया होगा। ज़ैंगलू उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये बकवास बंद करो, बस खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश ना करो। सो उन लोगों से कहती है कि हर कोई शांत हो जाओ। जिसके बाद वो आगे से बताती है कि वो स्पिरिचुअल स्टोन हजारों सालों तक लगा रहता तभी वो डिस्ट्रॉय ना होता, लेकिन सीसन की पंच की वजह से वो स्टोन डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे ये बात साफ होती है कि सीसन के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसलिए अगर वो लोग यहाँ पे सीसन को अच्छे से एजुकेट करते हैं तो फिर उन लोगों ने जो खोया है उससे बेहतर उन लोगों को मिलेगा। एल्डर लू को समझाते हुए कहता है कि मिस ने बिल्कुल यही कहा है, अगर हम लोग सीसन को यहाँ पे मार देते हैं तो फिर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। खैर सो सीसन से कहती है कि उसने यहाँ पे फर्स्ट फाउंडर की लेगेसी को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए उसे पनिशमेंट तो मिलेगी ही। और वो लोग सीसन को 1 महीने के लिए वीरान माउंटेन के अंदर बंद कर देते हैं। वहीं लोग सीसन को देखते हैं जो चुपचाप खड़ा हुआ था। इसके बाद वो अपने अगल बगल में देखता है तो फिर वहाँ पे कोई भी नहीं था। इससे सीसन खुश हो जाता है और आगे से चिल्लाते हुए कहता है बढ़िया है ये, क्योंकि अब यहाँ पे सीसन को कोई भी परेशान नहीं करेगा और वो आराम से एक्सरसाइज कर सकता है। इसके बाद सिस्टम हम लोगों को बताता है कि उसे अपग्रेड करने की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि 2000 एक्सरसाइज पॉइंट चाहिए, बॉडी वैल्यू यानी कि कितनी स्ट्रेंथ है अभी सीसन की बॉडी के अंदर वो 100 पे होनी चाहिए, मूवमेंट स्किल्स यानी कि जो एक्सरसाइज है वो 1 लीटर बीस्ट ब्लड 5th लेवल की बीस्ट का और 6th लेवल की बीस्ट का मीट 10 किलो और मीडियम ग्रेड के क्रिस्टल 100। वह सीसन को समझ में आ जाता है कि घंटा कुछ नहीं होने वाला है, ये जो चीजें हैं मिलेंगे ही नहीं मुझे, इसीलिए वो उन चीजों के ऊपर फोकस करता है जो वो भी कर सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज मूव और एक्सरसाइज पॉइंट जो कि मिशन पूरे करने से मिलेंगे। इसीलिए वो कुछ एक्सरसाइज चूज करता है जैसे कि बेंच प्रेस, और मुझे एक्सरसाइज की मूव्स याद नहीं है तो फिर सॉरी मुझे बता देना तुम लोग कमेंट में, अगर कोई गलत एक्सरसाइज का गलत नाम ले लो। वहीं पे सीसन बेंच प्रेस मारते हुए हम लोगों को बताता है कि उसके पास पॉइंट्स की कमी है, इसीलिए वो यहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट भी नहीं ले सकता है, इसलिए उसको आसपास की चीजों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उसी टाइम पे हम लोग एक सांप राजा को देखते हैं तो सीसन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो सीसन उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल पंच मारता है जो उसकी ठुड्डू के ऊपर लगता है और स्नेक राजा वहीं पे ढेर हो जाते हैं। सीसन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बढ़िया चीज है, ये मेरे लिए मटेरियल का काम करेगा। इसके बाद सीसन उस सांप का भाई इस्तेमाल एकदम रस्सी की तरह करता है, वो उसे स्ट्रेचिंग रोप बनाता है और ऐसे इलास्टिक कोड डाउन वाली रोप का भी इस्तेमाल करता है, पत्थर बेचारे के मुंह के ऊपर बांध के उसे रस्सी की तरह खींचता है। वह सीसन यही सोचता है कि कुछ सालों के बाद यहाँ पे नया कंपटीशन आएगा, इसीलिए उसे खुद को जितनी हो सके उतनी अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। जिसके अगले सीन में हम लोग को एक कहानी बताई जाती है कि ऊंचे आसमान के नीचे एक घमासान युद्ध होने वाला था 2 पंछियों के बीच में जो दुनिया के ऊपर तबाही लाएंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे। नीला पंछी गुलाबी से कहता है कि 700 सालों की दुश्मनी कुछ मिनटों के अंदर खत्म हो जाएगी। गुलाबी पंछी कहता है कि देखते हैं कि ये दुश्मनी किसकी मौत से खत्म होती है, और दोनों ने ही फैसला किया है कि वो किसी के ऊपर कोई दया नहीं दिखाएंगी। और जैसे ही वो दोनों घमासान युद्ध की शुरुआत करने वाले थे कि सीसन आता है और नीले पंछी की चोंच पकड़ के और साथ ही में गुलाबी वाले की भी, कहता है वाह कितना लकी डे है, 2 मुर्गियां मिल गई। जिसके अगले सीन में हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि तंदूरी चिकन बना रहा था, ये कहते हुए कि एक्सरसाइज के साथ में हाई क्वालिटी का प्रोटीन भी मसल बिल्डिंग के लिए एसेंशियल है। और मैं बता दूं कि ये कोई नॉर्मल मुर्गियां नहीं है। अब इसी बीच हम लोग आसमान में देखते हैं तो आसमान के अंदर कई सारे बादल इकट्ठा होने लगते हैं जिसके अंदर से बिजलियां निकल रही थी। वहीं पे पूरा सेक्टर हिलने लगता है। वहीं पे हम लोग सू और एल्डर्स को देखते हैं। वहीं पे एल्डर लू आगे से कहते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल टेलीविजन है, शायद से कोई यहाँ पे टेलीविजन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। एल्डर्स आगे से कहते हैं कि शायद से ग्रैंड
लैंड लेडी कर रही होंगी वो अभी सर्कुलेशन के अंदर हैं। लेकिन मास्टर सू आगे से बताती हैं कि नहीं, उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों को दिखाई देता है कि वो जो ट्रिब्यूशन होने वाला था वो सीसन के माउंटेन के ऊपर हो रहा था। इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर इन्होंने सीसन को वहां से नहीं हटाया तो वो ट्रिब्यूशन की चपेट में आके मारा जा सकता है। लेकिन सो एल्डर्स को कोई भी ऑर्डर नहीं देती है और वो उनसे कहती है जाओ और जाके लाइटनिंग बोल्ट बैरियर बना दो ताकि हम लोग बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। और वो सीसन को प्रोटेक्शन नहीं देती है ये देखने के लिए कि सीसन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो सच में इस ब्रेक थ्रू का सामना कर भी सकता है। वहीं पे हम लोग सीसन को देखते हैं और इसे घंटा पता नहीं था कि टेलीविजन क्या होता है। इसे यही लग रहा था कि बरसात होने वाली है, वो भी कड़ाके की। बेचारा निराश होते हुए कहता है कि मेरी मुर्गी भी नहीं पकी है यार, अब साला बरसात हो जाएगी, पूरा मूड खराब होगा। इसीलिए सीसन सोचता है कि चलो पंच मार के इन बादलों को यहाँ से हटा देते हैं, बारिश कहीं और होगी। इसके बाद वो पंच मार के बादलों को हटाने ही वाला था कि सिस्टम सामने आ जाता है और उसे बताता है कि थंडर अटैक से वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकता है, जिससे वो अपनी मसल एक्सरसाइज को इनहेंस कर सकता है और उसकी बॉडी वैल्यू बढ़ेगी। सीसन उसे पूछता है कि झूठ तो नहीं बोल रहा तू, तेरे ऊपर मुझे रद्दी भर भरोसा नहीं है, क्या सच में ये लाइटनिंग मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकती है। सिस्टम उसे कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें बादलों के बीच में जाना पड़ेगा। तो सीसन को समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पे वही ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो नीचे बैठता है और पंच मार के ऊपर की तरफ एक जोरदार जंप मारता है और सीधा बादलों के बीच में घुस जाता है टेलीविजन के अंदर और टेलीविजन से कहता है आ जा। तो फिर टेलीविजन सीसन को झटका देती है, लेकिन सीसन को ये झटके बिल्कुल भी नहीं लगते हैं और वो थंडर टेलीविजन से कहता है कि सिस्टम के पनिशमेंट के सामने ये झटके तो कुछ भी नहीं है। तो टेलीविजन ने गुस्से हो जाती है साले, जिसके बाद वो सीसन को बहुत ही बड़ा झटका मारती है, जिससे सीसन को तगड़ा झटका लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। वहीं पे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि टेलीविजन नीचे नहीं गिरा और वो बीच में डिटोनेट हो गया, इसलिए ये लोग उस तरफ जाके चेक करने लगते हैं। वहीं पे हम लोग एक एल्डर को देखते हैं और ये टेलीविजन इन्हीं का ही था। खैर ये तो ब्रेक थ्रू हो जाते हैं लेकिन टेलीविजन नीचे नहीं गिरता है और ये भी हैरान होते हैं। खैर ये इस बात को इग्नोर करते हैं और तभी इन्हें चिकन की खुशबू आती है तो ये उड़ते हुए सीसन के पास पहुंच जाते हैं। वहीं पे सीसन उनकी तरफ देखता है और एल्डर सीसन की तरफ, और एल्डर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये खुशबू इस बच्चे से तो नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो सीसन के कपड़ों की तरफ देखते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये इंपीरियल इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल है। और सर्कुलेशन के अंदर जाने से पहले एल्डर ने किसी से कहा था कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिसाइपल हो तो वो उनके पास उसे भेज सकते हैं गाइडेंस के लिए, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आउटस्टैंडिंग डिसाइपल सीसन ही है। वो फिर सीसन को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि एल्डर कौन है, उसे बस इस बात की चिंता थी कि ये कहीं चिकन न मांग ले खाने के लिए। एल्डर जैसे ही सीसन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सीसन भाई चिकन पीछे कर लेता है। एल्डर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहीं पे एल्डर काफी ज्यादा खुश थे कि उनके सर्कुलेशन के बाहर जाने के बाद ही कोई अच्छा खासा डिसाइपल आ गया उनके पास गाइडेंस लेने के लिए। वहीं पे सीसन एल्डर को बताता है कि उसे सजा मिली है तो वो यहाँ पे है। एल्डर उससे पूछते हैं कि क्या गुनाह किया है तुमने, या किसी तुम प्राइवेट फाइट के अंदर घुस गए और किसी का मुंह तोड़ दिया क्या। तो सीसन आगे से कहता है उससे भी बुरा। तो एल्डर आगे से कहते हैं कि इससे भी बुरा, तो क्या तुम किसी फॉरबिडन लैंड के अंदर घुस गए क्या जहाँ पे तुम्हें जाने की मनाही थी। सीसन आगे से कहता है उससे भी बुरा। तो एल्डर आगे से कहते हैं उससे भी बुरा, क्या तुमने कोई प्रीशियस आर्टिफैक्ट तोड़ दिया। सीसन आगे से कहता है कि आप पहुंच रहे हैं लेकिन उससे भी बुरा। तो एल्डर इससे आगे सोच नहीं पाते हैं और वो आगे से कहते हैं कि खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, इंपीरियल इमॉर्टल सेक्ट काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे 2-3 आर्टिफैक्ट तोड़ देने से कुछ ज्यादा नहीं हो जाता है। लेकिन सीसन जैसे ही बताता है कि उसने इनर सेक्ट के टेस्टिंग स्पिरिचुअल स्टोन की ही धज्जियां उड़ा दी हैं, तो एल्डर आगे से भाई चीखने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि तूने वो वैल्यूएबल स्टोन तोड़ दिया जो हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर ने लगाया था, जो कि ऐसा ट्रेजर था, ऐसा आर्टिफैक्ट था जो हजारों सालों से यहाँ से चला हुआ रहा था, तूने उसे कैसे तोड़ा। वह एल्डर सीसन को एक सीरियस बात बताते हैं कि उस स्टोन के नीचे एक सील थी जो कि एशियंट ब्लैक फिनिक्स को वहाँ पे कैद करके रखे हुए थी, क्योंकि वो स्टोन टूट गया तो वो सील भी टूट गई होगी, तो फ्यूचर में सेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आएगी और डिजास्टर आएगा। और सच में ऑथर इस चीज को आगे जाके ऐड भी करता है। फिर इसके बाद एल्डर को कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो सीसन को इर्द गिर्द घूमते चेक करते हैं और उससे कहते हैं तेरे अंदर तो स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं, क्या तो कोई आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है क्या। तो सीसन के आगे से धीरे धीरे फटते हुए वह पे एल्डर आगे से कहते हैं कि एक 15-16 साल का बच्चा जो कि स्पिरिचुअल स्टोन को तोड़ दे, साला गॉडली कॉन्टिनेंट के अंदर भी कोई इतना पावरफुल नहीं होगा, यहाँ तक कि अपर रियलम के अंदर भी नहीं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने वो स्पिरिचुअल स्टोन तोड़ा था, कहीं झूठ वूठ तो नहीं है ना, कोई इल्जाम लगा रहा हो। तो सीसन आगे से कहता है कि वो नाचीज में ही था, इसने स्पिरिचुअल स्टोन के टुकड़े टुकड़े किए थे। तो फिर एल्डर आगे से सीना चीर के कहते हैं कि यहाँ मार घुसा यहाँ। सीसन आगे से कहता है क्या करना है। तो एल्डर आगे से बताते हैं कि तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहूंगा, इधर मारो घुसा, वो भी पूरी ताकत लगा के। सीसन आगे से कहता है ना, मैं मना करता हूँ, आप मेरे ऊपर कुछ तो इल्जाम लगा रहे हैं, षड्यंत्र है ये कुछ। तो एल्डर आगे से कहते हैं कि मी ली कॉन्ग, तुम्हें लगता है कि मुझे आसानी के साथ बेवकूफ बनाया जा सकता है, घुसा मारो तभी यकीन करूंगा। वह सिस्टम सामने आता है जो कि सीसन से बताता है कि अगर तुम एल्डर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो तो फिर तुम्हें हाई क्वालिटी का
प्रोटीन मिलेगा। वहीं पे हाई क्वालिटी का प्रोटीन का नाम सुन के सीसन के मुंह के अंदर से पानी बहने लगता है। वो यही सोचता है कि दोनों हाथ पानी में। वहीं पे एल्डर को यही लग रहा था कि अब वो ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और उनका डिफेंसिव मार्शल आर्ट और भी ज्यादा अच्छा हो गया होगा, तो उनके पास ये परफेक्ट मौका है अपने डिफेंस को चेक करने का। वहीं पे सीसन जैसे ही पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा था तो एल्डर की आंखें बड़ी हो जाती है और वो सीसन से कहते हैं कि मैंने कहा नहीं कि अभी शुरू करो। इसके बाद वो अपने डिफेंस शील्ड को वहां पे एक्टिवेट करते हैं, लेकिन तब तक सीसन ने पंच मार दिया था और उनकी डिफेंस शील्ड वहीं पे चकनाचूर हो जाती है और पंच की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वो पीछे की तरफ दीवार को भी तोड़ देती है, पीछे जो पत्थर थे। वहीं पे एल्डर पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं है कि एक पंच में इतनी ज्यादा ब्रूट फोर्स, और वो सीसन की तरफ देखते हुए यही सोचते हैं कि ये कोई प्रेस्टिजियस फैमिली से भी नहीं आता है। इंपीरियल इमॉर्टल सेक्ट के पास ऐसा टैलेंट होना सच में ही बहुत ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग है। इसके बाद एल्डर को पता चलता है कि उनकी जो शील्ड थी वो सैटर हो चुकी है, तो एल्डर आगे से कहते हैं लेकिन अब ये उससे भी कुछ ज्यादा है। इसके बाद वो सीसन से कहते हैं बच्चे सच में तूने मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान किया है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं और सीसन से कहते हैं कि आओ थोड़ा बहुत लड़ लेते हैं, मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ एक्सप्लोर करनी है। वह सीसन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने जो पंच मारा था वो पूरी ताकत से मारा था, लेकिन वो पंच सिर्फ इनकी प्रोटेक्टिव शील्ड को ही तोड़ पाया। पता नहीं ये बुढ़ा कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। वह सीसन जब एल्डर की तरफ देखता है तो फिर एल्डर के अंदर उसी लियाओ की याद आ जाती है। इसके बाद एल्डर सीसन से कहते हैं कि मैं अटैक करने वाला हूँ, रेडी हो जाओ। इसके बाद वो सीसन के ऊपर गोल्डन पाम से अटैक करते हैं। फिर गोल्डन पाम जैसे ही सीसन के पास पहुंचती है उसे समझ में आ जाता है कि अब वो बचने नहीं वाला। खैर उसी टाइम पे वहाँ पे मास्टर सू आ जाती हैं, जो कि एल्डर ली को एल्डर सुप्रीम कहके बुलाती है और उनसे कहती है कि बस करिए, आप ये क्या कर रहे थे, अभी आपने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है, थोड़ा सा आराम कर लीजिए कि आप दोबारा किसी डिसेपल के साथ भिड़ने तो नहीं वाले थे ना। तो एल्डर आगे से अपना पोस्टर संभालते हुए कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं कैसे किसी बच्चे के सामने लड़ाई कर सकता हूँ, मैं तो बस इसे हल्का फुल्का गाइड कर रहा था, हर किसी को पता है कि मैं कितना ज्यादा खास हूँ। मास्टर सू आगे से कहती है हमें पता है कि तुम कितने ज्यादा महान हो, हल्की सी चीज में एक्साइटेड हो जाते हो, डिसेपल के साथ लड़ने लगते हो उनकी इंजरी को ध्यान में न रखते हुए, इसीलिए आपको हमेशा सर्कुलेशन के अंदर ही रखा जाता है कि किसी डिसेपल से ना भिड़ो। वह सुप्रीम एल्डर सीसन से कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है, तुम्हें सर्कुलेशन के अंदर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी पनिशमेंट को खत्म कर देना चाहिए। और इसी वजह से सीसन की जो पनिशमेंट थी उसे यहाँ पे हटा दिया जाता है और सीसन को इनर सेक्टर के अंदर ऑफिशियल एंट्री मिल जाती है। लेकिन सीसन को जो कमरा दिया जाता है वो बाबा आदम के जमाने का था, बेचारे का नसीब में जो कमरा मिला था वो भी टूटा हुआ, दरवाजे अलग जा रहे हैं। सीसन एल्डर जो से पूछता है ये मत कहिएगा कि ये इनर सेक्ट है, मैं मूतता हूँ ऐसे सेक्ट पे। तो एल्डर जो उसे बताते हैं कि नहीं, ये इनर सेक्ट नहीं है, ये बस तुम एक तरीके से सप्लीमेंट समझ सकते हो। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे एंटर होते हैं उनके लिए एकदम लिमिटेड मात्रा में ही घर बनाए जाते हैं। तुम्हारी एंट्री देर से हुई थी, हमें लगा कि तुम देर से आओगे, इसलिए हमने तुम्हारे लिए कोई कमरा वमरा नहीं बनवाया, लेकिन किसी क्या पता था कि सुप्रीम एल्डर की वजह से तुम्हारी पनिशमेंट जल्दी खत्म हो जाएगी। खैर तुम टेम्परेरी यहाँ पे रह सकते हो, ये माउंटेन स्टोरेज रूम के पीछे ही है और तब तक हम तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट करते हैं, शायद से 1-2 महीने के अंदर तुम्हें शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ से। इसके बाद एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं ये कहते हुए कि सब कुछ तैयारी कर लो और स्पिरिट हॉल के अंदर जाके अपना आइडेंटिटी टोकन लेना मत भूलना। इसके बाद सीसन दोबारा आसपास की जगह देखता है और उसे दिखाई देता है कि ये पूरी जगह वीरान है, सामने एक लेक है और खुला मैदान है, जिसे सीसन दोबारा को ये कहते हुए कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, छुपने के लिए यह सबसे बेहतर जगह है। इसके बाद एक कपड़े उतारता है और पानी के अंदर छलांग लगा देता है, ये कहते हुए कि एक्सरसाइज के बाद में बॉडी को रिलैक्स करना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये पानी के अंदर जेट इंजन से भी ज्यादा तेज स्विम कर रहा था, इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ये नीमो के परिवार को उससे अलग कर देता है। आई होप तुमने मूवी देखी हो, नहीं तो तुम्हें जोक नहीं समझ में आएगा। खैर तेज गति से आगे बढ़ते हुए सीसन को आगे एक लड़के का फिगर सा कुछ दिखाई देता है, इसलिए वो ब्रेक मारता है। स्पीड में होने की वजह से ब्रेक कुछ ज्यादा ही फोर्स में था, इसलिए पानी वहाँ का उछल जाता है, जिससे वो लड़की बाहर आ जाती है। वह पे सीसन भी नंगा और वो लड़की भी नंगी और नीचे गाना चल रहा था। भरी बरसात में दो नंगे मिले और उन्हें इश्क हुआ। अब ये सीन कैसे क्रिएट हुआ ये समझाने के लिए ऑथर हमें आधे घंटे पहले लेके जाता है। जब सीसन ने बुढ़ो के ऊपर एक जोरदार पंच मारा था तो पीछे की तरफ फोर्स गई थी, तो कई सारे पत्थर नीचे जाके गिरे थे, जो सेब की पेड़ के ऊपर जाके गिरे और एक पत्थर सेब के ऊपर लगा, सेब नीचे गिरा, सेब एक पत्थर से लगा और वो पत्थर दूसरे पत्थर से, जिसके बाद वो पत्थर बहुत बड़े पत्थरों के अंदर बदल गया और कई सारे चट्टानें पहाड़ से नीचे गिरने लगी। वहीं पे ये लड़की रास्ते से चलते हुए आ रहे थे, क्योंकि ये ड्यूटी के पहले दिन पहाड़ों से होते हुए गुजरना चाहती थी। बाय द वे लड़की का नाम किंग जुआन है, जो कि यहाँ की टीचर ही है एक तरह से, और यहाँ पे बच्चों को ये लाइटनिंग टेक्निक ऑफ फ्लाइंग सिखाने के लिए आई है। जिसके बाद ये हाथ खोल के खुली हवा के मजे ले ही रहे थे कि उसी टाइम पे चट्टानों का पहाड़ नीचे गिरता है, जो छपाक से पानी की लहर
जहर इसके मुंह के ऊपर गिरा देता है, जिससे इसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। इस पे किंग जोआन अपने कपड़ों को देखते हुए कहती है, कौन है बे साला, आसमान से पत्थर गिरा रहा है, कपड़े गंदे कर दिए। नहीं, उजाला का ऐड करने के लिए निकली थी, सफेद कपड़े पहन के इन्हें पीला कर दिया, अब सफलता कैसे मिलेगी। खैर किंग जोआन की नजर सामने ही लेक के ऊपर पड़ती है, तो ये भागते हुए नंगे पैरों से कपड़े साफ करने के लिए जाने लगती है। इसके बाद किंग जोआन अपने आप को साफ कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे इसे पीछे से कुछ भंवर सा दिखाई देता है। किंग जोआन को पहली नजर में ये कोई जायंट वाटर मॉन्स्टर लगता है, लेकिन तभी इसकी नजर सीसैन के ऊपर पड़ती है। पहले तो ये सीसैन की बॉडी देख के कहती है वाह, लेकिन जब बाद में किंग जोआन को समझ में आता है कि वो लोग किस सिचुएशन के अंदर हैं, तो वो सीसैन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है ठरकी। इसके बाद वो अपनी ड्रेस बाहर निकालती है और शॉर्ट की का यूज करते हुए पानी की एक तलवार बनाती है और सीसैन के ऊपर दे मारती है। पानी में होने की वजह से निशाना चूक जाता है, तो वो स्लाइस सीसैन के बगल में लगता है, तो वो पानी चीर देता है, जिससे सीसैन को समझ में आ जाता है अगर ये लगा तो उसकी चमड़ी उधल जाएगी। इसके बाद वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन किंग जोआन सुने तब ना। जिसके बाद वो सीसैन के ऊपर इसी तरीके से हमले करते रहती है और सीसैन चिल्लाते हुए कहते रहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट है, लेकिन किंग जोआन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो सीसैन के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारती है। वह फिर सीसैन के ऊपर के 2 बाल कट जाते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि उसका सर जाते जाते बचा है, तो वो तुरंत उल्टी कल्टी मारता है और वहां से सीओ से गायब हो जाता है। सीसैन इतना तेज था कि किंग जोआन का परसेप्शन भी उसे लोकेट नहीं कर पाया। सीसैन को पहले लगता है कि ये कोई फुटवर्क होगा, जिसके बाद वो सीसैन से कहती है कि दोबारा शकल मत दिखाइयो, नहीं हाथ पैरों को आपस में बांध के ग्रीटिंग कार्ड का गुच्छा बना दूंगी। वहीं पे हम लोग सीसैन को देखते हैं जो कि मुंह दबा के नीचे बैठ जाता है और कहता है कि क्या दिन है, गलती भी मेरी नहीं है, लेकिन मार भी मैं ही खाऊं। इसके बाद हम लोग सीसैन को इनर कोर्ट की कॉरिडोर के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो चेहरे पे मास्क लगा के आया था ताकि कोई भी उसे पहचाने नहीं। उसी टाइम पे एक लड़की सीसैन के पास आती है जो कि उससे कहती है कि ये इनर सेक्ट का कॉरिडोर है, यहाँ पे कई सारे डिसाइपल्स एक्सचेंज ट्रेड करते हैं, आपस में एक दूसरे का सामान ले देके। तो पंखा वही बंदे हो गए जिसने एक पंच मार के स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन को तोड़ दिया था। सीसैन हैरान होकर उससे कहता है कि मैंने मास्क लगाया है, तुम कैसे पहचान सकती हो। तो ये लड़की सीसैन को मास्टर कहती है और उसे चिपक जाती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लूंगी, भले ही चाहे तुम किसी की टट्टी ही क्यों ना बन जाओ। सीसैन आगे से कहता है टट्टी वाली बात ठीक है, लेकिन ये मास्टर कहाँ से आया। तो ये लड़की अपना नाम बताती है कहते हुए कि ये यहाँ की नई स्टूडेंट है जिसका नाम यिंग है, और ये सीसैन की वजह से ही यहाँ पे आ पाई है, क्योंकि सीसैन ने स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय जो कर दिया था, तो ये टेस्ट को अवॉइड कर पाई, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पे टेस्ट को पास न कर पाते उन्हें वापस आउटर सेक्टर भेज दिया जाता, लेकिन सीसैन की वजह से ये बैच पास ही हो गई। खैर सीसैन यिंग की मदद लेता है, ये कहते हुए क्या तुम्हें पता है कि स्पिरिट हॉल कहाँ पे है। तो यिंग सीसैन को स्पिरिट हॉल लेके जाती है, जहाँ पे सभी लोग सीसैन के बारे में ही बात कर रहे थे। किसी ने ही पंच मार के स्पिरिट स्टोन तोड़ा था, ये तो ऑर्डिनरी दिखता है, देखो कितना पतला है, हवाएं उड़ जाए पता चले। वह सीसैन को बुरा लग रहा था कि उसे अकेले रहना था, अब वो बेचारा वर्कआउट भी नहीं कर सकता है। यिंग सीसैन को अपना सस्ता फोन दिखाते हुए कहती है, जिसको आइडेंटिटी टोकन कहा गया है, कि तुमने जो पंच मार के पत्थर तोड़ा है वो इतना बड़ी न्यूज है कि पूरा इंटरनेट ही हिल गया था। इसके बाद सीसैन को उसका टोकन दे दिया जाता है और यिंग सीसैन को बताती है कि ये टोकन सिर्फ सर्वर ही की तरह नहीं है, तुम यहाँ पे और भी कई सारी चीजें कर सकते हो, यहाँ तक कि इसके अंदर डोमेन नेटवर्क भी चलता है। अब उसके अंदर भाई ऑफिशियल सेक्ट की सब चीजें ही बताई जाएंगी, जैसे कि मिशन विशन। वेपिंग सीसैन को यहाँ पे एक जरूरी चीज बताती है, मिस्टीरियस हेवन ग्रेड असेंबली। ये एक तरीके का कंपटीशन है जहाँ पे कई सारे सेक्ट हिस्सा लेते हैं, उनके डिसाइपल। इंपीरियल इमॉर्टल सेक्ट के पास सिर्फ 2 ही स्लॉट है, इसलिए कई सारे डिसाइपल्स अब इसके लिए यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। सिर्फ 10 डिसाइपल्स को मौका मिलेगा उन स्लॉट के अंदर जाने का जिनके पास क्रेडिट स्कोर कुछ ज्यादा ही हाई है, इसलिए ऐसे कई सारे सीनियर डिसाइपल हैं जो कि सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं अपनी क्रेडिट रैंकिंग बढ़ाने के लिए। सीसैन यिंग से पूछता है कि मेरा अभी का क्रेडिट स्कोर कितना है, तो यिंग उसे कहती है कि मेरे साथ चलो। इसके बाद वो सीसैन को एक स्कैनिंग डिवाइस के पास लेके आती है और उसे बताती है कि यहाँ पे अपना सस्ता फोन स्कैन करो, ये तुम्हारे क्रेडिट स्कोर के बारे में बताएगा। सीसैन बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद वहाँ पे क्रेडिट स्कोर दिखाया जाता है। दूसरे नंबर पे जियांग मुयांग था और इसी तरीके से कई सारे डिसाइपल। वहीं पे सीसैन एक गलती करता है, उसके जैसे बच्चों को ऊपर से नीचे से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि सबसे नीचे सीसैन का ही नंबर था 0 पॉइंट। इसको देख के सीसैन का बिल्कुल वही चेहरा बनता है जैसे एग्जाम के टाइम पे बनता है फेल होने पे। यिंग सीसैन को बताती है कि वो यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स को अर्न कर सकता है थोड़े बहुत मिशन करके, जो सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। और वो ये भी बताती है कि जो बच्चे 1 महीने के अंदर जो बच्चे एंटर होते हैं उनका क्रेडिट स्कोर 0 ही होता है, जो कि नॉर्मल है। इसलिए वो सीसैन को इंकरेज करते हुए कहती है कि निराश मत हो, तुम बहुत ही जल्दी कैचअप कर लोगे। अब यहाँ पे सीसैन के लिए परेशानी थी कि अगर वो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर अर्न करेगा तो फिर वो सबकी नजरों में आएगा और वो एक्सपोज भी हो सकता है। और उसी टाइम पे क्रेडिट स्कोर खुद चल के आते हैं। एक बंदा अंदर घुसता है जो कि सीसैन का चिल्ला चिल्ला के नाम ले रहा था और वो सीसैन से कहता है कि मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से ढूंढ रहा हूँ। सीसैन आगे से कहता है कि आए हुए आधा महीना हुआ है, 2 महीने से कैसे ढूंढ पाएगा भी। फिर सीसैन उसे कहता है कि तुम हो कौन वैसे। यिंग आगे से कहती है कि ये तुम्हें काफी टाइम से ही ढूंढ रहा है, इसे तुमसे बहुत ही ज्यादा गिला सुखवा है। सीसैन आगे से कहता है कि मैं तो
उसे मिला भी नहीं हूँ, इसे किस बात का गिला शिकवा है। यंग आगे से बताती है कि स्पिरिचुअल पावर के टेस्ट के दौरान वो असल में कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं था, वो बॉटम अप टेस्ट था, यानी ऊपर नीचे वाला। वहाँ पे जो रैंकिंग दी जा रही थी उसका लेने देना स्कोर्स के साथ नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर की रैंक क्लास प्लेसमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, जो फ्यूचर के अंदर कल्टीवेशन रिसोर्स के एलोकेशन यानी कि बंटवारे के लिए जरूरी होती है। लेकिन क्योंकि तुमने स्पिरिचुअल स्टोन तोड़ दिया, इसलिए जो टेस्ट रिजल्ट थे उन्हें कैंसिल ही कर दिया गया। इसकी वजह से अब ये तुमसे खुन्नस में है। क्रेडिट स्कोर सीसन से कहता है कि तुम्हारी वजह से टेस्ट कैंसिल हो गए, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सपोज कर दूंगा, अगर हिम्मत है तो फिर मुझसे लड़ाई करो। क्रेडिट स्कोर अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी वजह से यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान हुआ है, मैं तो इसे जाने नहीं देने वाला, क्योंकि क्रेडिट स्कोर्स का यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्स के लिए भी एक्सचेंज में इस्तेमाल किया जा सकता है। यिंग सीसन से कहती है कि तुम्हें इसका चैलेंज एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे हालांकि क्रेडिट रैंकिंग के बारे में अच्छे से पता है। इसने 3 डिसेपल्स को यहाँ पे हरा दिया है और उनकी क्रेडिट स्कोर को ले लिया है। ये इस साल के 3 जीनियसेस में से एक है जिनकी कल्टीवेशन पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे पहुंच चुकी है और क्रेडिट स्कोर के अंदर इसकी रैंकिंग 3rd है। क्रेडिट स्कोर दोबारा सीसन से कहता है हिम्मत है कर मुझसे कंप्लीट। यिंग सीसन से दोबारा कहती है कि इसके साथ कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिट हॉल के अंदर जो भी एल्डर्स हैं, जब तक तुम यहाँ पे कंपटीशन के लिए हाँ नहीं कहते हो ये तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। और सीसन भी आगे से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करना चाहता है, तो उसके साथ गेम खेलने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। जिसपे क्रेडिट स्कोर आगे से कहता है कि तुम्हें ये चैलेंज एक गेम की तरह लगता है, और वो सीसन से कहता है कि चलो यहाँ पे शर्त लगाते हैं, अगर तुम जीत जाते हो तो फिर मैं तुम्हें 500 क्रेडिट पॉइंट दूंगा। ये वाली बात सुन के सीसन के कान बड़े हो जाते हैं और वो आगे से हंसते हुए कहता है सच्ची। और वहीं पे सिस्टम भी अब सीसन को मिशन दे देता है कि तुम्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट मिलेंगे, वेट प्लेट्स यानी वजन वाली प्लेटें। सीसन आगे से कहता है कि ये सिस्टम इतना दयावान क्यों हो रहा है, अब तक तो ये मेरा खून चूस रहा था, अचानक से ये रिवॉर्ड कैसा। फिर सीसन के अंदर लालच आने लगता है, वो सोचता है कि ये तो डबल धमाल है, रिवॉर्ड भी मिल रहा है और पैसे भी। लेकिन वो बाद में सोचता है कि नहीं, मुझे इंडिविजुअली लो की रहना है ताकि किसी को पता न चले। और देखते ही देखते जगह चेंज हो जाती है और सीसन हॉल से एरिना के अंदर आ जाता है। साला रजिस्टर नहीं कर पाया चैलेंज। वह पे इनको पूरा भरोसा था कि सीसन यहाँ पे हार नहीं सकता है। वह पे सीसन क्रेडिट स्कोर को देखते हुए यही सोचता है कि उसे यहाँ पे अटेंशन ग्रैब नहीं करनी है, तो फिर उसे पहले कुत्तों की तरह पिटना है और जिसके बाद उसे क्रेडिट स्कोर को हल्के से हरा देना है। इसे चिट भी उसकी पट भी उसकी। वह पे क्रेडिट स्कोर सीसन से कहता है कि तुम तो फंस गए गुरु। इस डुअल को एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि तुमने लाइफ एंड डेथ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। भले ही मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूं, लेकिन मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगेगा। जिसके बाद क्रेडिट स्कोर अपना स्पिरिचुअल वेपन बाहर निकाल लेता है जो एक स्पीयर था। किंग आगे से बताती है कि ये लो ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है जो काफी ज्यादा घातक हो सकता है। इसलिए किंग को समझ में आ जाता है कि सीसन के शायद से अब लग सकते हैं। इसके बाद क्रेडिट स्कोर अपना स्पीयर लेके सीसन के ऊपर अटैक कर ही देता है। हालांकि ये अटैक कुछ ज्यादा खास नहीं था। सीसन स्पीयर को पकड़ते हैं और छीन के एक्सरसाइज करने लगता है मसल मेमोरी की वजह से, और सभी लोगों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद सीसन अगली एक्सरसाइज करता है जो कि चेस्ट स्क्वीज था, जिसके चलते वो लो की स्पिरिचुअल वेपन को वो मोड़ देता है। जिसको देख के क्रेडिट स्कोर के अंदर जो दिल में आग लगती है, ये आग तब लगती है जब खाना खाने के बाद सोचा जाता है कि ना खाता तो पैसे बच जाते। वही सीसन को 2 मिनट बाद याद आता है कि वो कुछ गलती कर रहा है। जिसके बाद वो अपना सर नोचते हुए कहता है कि साला ये मसल मेमोरी एक दिन मेरी जान ले लेगी, मैं यहाँ पे लड़ने के लिए आया हूँ ना कि एक्सरसाइज करने के लिए। वही हम लोग क्रेडिट स्कोर को देखते हैं जो कि आगे से रोते हुए कहता है कि ये मेरी फैमिली का प्राचीन वेपन था, तुमने इसे मोड़ के धनुष बना दिया। इसके बाद क्रेडिट स्कोर का आपा सनक जाता है और वो सीसन से कहता है कि अब तो मैं तुझे मार के रहूंगा। इसके बाद वो फ्लेमिंग फिस्ट ऑफ द टाइगर का इस्तेमाल करते हुए सीसन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सीसन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हुए उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद क्रेडिट स्कोर लगातार हमले करता और सीसन लगातार एक्सरसाइज करते हुए उन्हें डॉज करते रहता। इससे बेचारे क्रेडिट स्कोर के पैरों में दर्द होने लगता है और सीसन उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी की अपर स्ट्रेंथ है वो कमाल की है, लेकिन लोअर बॉडी की नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम लेग डे स्किप करते हो। लेग डे स्किप नहीं करना चाहिए, भले ही मौत आ जाती है। जिसके बाद हम लोग क्रेडिट स्कोर को देखते हैं जो कि आगे से स्पेशल स्टेज की फायर एलिमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था उचिहा क्लैन का फायर जित्सु, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा था, तो सीसन पलक झपकते हुए उसके पीछे आता है और लेग एक्सरसाइज करते हुए क्रेडिट स्कोर के बम के ऊपर लात मार के कहता है कि ये टेक्निक ज्यादा टाइम लेती है, वेस्ट है। वहीं पे सीसन की एक ही लात से बेचारा वो एरिना से उड़ते हुए पहाड़ में जा घुसता है। वहीं पे सभी लोग कहते हैं कि ये कौन सी लड़ाई थी, ये तो एक तरफा लग रही थी। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये
वाली न्यूज आग की तरह वायरल हो जाती है कि सीसन ने एक लात मार के डिसाइपल को हवा में ही गायब कर दिया, नंगे हाथों से स्पीयर को मोड़ के धनुष बना दिया कि ये ताकत है या फिर चीटिंग। वहीं पे सीसन आगे से कहता है धत साला मैं तो फेमस हो गया, मुझे तो लो ही रहना था। इसके बाद वो फोकस सिर्फ अब असाइनमेंट के ऊपर करेगा ताकि क्रेडिट स्कोर अर्न कर सके। अगला सीन सीधा क्लास का होता है जिसको लेने के लिए किंग जुआन आई हुई थी और वो इन लोगों को यहाँ पे उड़ने के लिए अपनी चीजें सिखाना चाहती थी। वहीं पे नई क्लास के बीच में सीसन भी था जो कि आगे से कहता है कि लगता है बुरी तरीके से फंसे। वहीं पे सीसन को समझ में आ जाता है इससे पहले कोई कांड हो तो फिर यहाँ से तुरंत खसक लेना चाहिए और वो उल्टे पैर वहाँ से जाने ही वाला था तो किंग जुआन की नजर सीसन के ऊपर पड़ जाती है। हालांकि सीसन को भी पता नहीं था कि ये वही दरिंदा है जो पानी के अंदर दौड़ के मछलियों के परिवार को अलग करता है। खैर किंग जुआन को लग रहा था कि ये यहाँ पे लेक्चर स्किप करना चाहता है तो वो उससे कहती है साले मेरा लेक्चर स्किप करेगा, जस्ट लाइक कुछ खरोड़ प्रोफेसर्स जिन्हें लगता है कि वो ज्ञान के देता है और पढ़ाते कुछ नहीं। इसलिए किंग जुआन सीसन को रोकती है और उससे कहती है कितनी जल्दी क्या है भाई क्लास छोड़ के जाने की। और हमेशा की तरह क्लास में एक हरामी बच्चा होता ही है जो टीचर के तलवे चाटता है। साला वो सीसन से कहता है कहाँ जा रहे हो, हमारी टीचर इतनी मेहनत करती है, तुम ऐसे ही क्लास को लीव करके चले जाओगे, ये कितना ज्यादा बेइज्जती भरा है तुम्हें पता है। इसके बाद वो सीसन का कंधा पकड़ के मुंह दिखाई कर देता है तो किंग जुआन के जैसे ही सीसन के ऊपर पड़ती है तो फिर उसे कल का सब कुछ याद आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी टाइट कर लेती है यही सोचते हुए कि हरामी मिल गया। लेकिन किंग जुआन को यहाँ पे सीसन थोड़े से मजे लेने थे इसलिए वो सोचती है कि वो तड़पा तड़पा के मारेगी। इसके बाद किंग जुआन यहाँ पे सीसन के साथ वॉइस ट्रांसमिशन यानी मन की बात के जरिए बात करती है और वो सीसन से पूछती है कि कल जो लेक में कांड हुआ था इसके बारे में किसी के सामने मुंह तो नहीं खोला ना तू। तो सीसन को पहले लगता है कि कोई भूत बात कर रहा है लेकिन किंग जुआन उससे कहती है कि ये वॉइस ट्रांसमिशन है, जो बैठो और मेरे सवाल का जवाब दे मन में। तो सीसन आगे से सफाई देता है कि वो सब कुछ एक्सीडेंट था, माँ कसम। अगर यकीन नहीं हो रहा तो अपने बच्चों की कसम जो अभी लिक्विड फॉर्म में है। जिसपे किंग जुआन आगे से कहती है कि ये तो बढ़िया है, अब मैं इसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। इसके लिए किंग जुआन एक तगड़ा प्लान बनाती है और उन लोगों से कहती है कि पहले क्लास हम लोगों को यहाँ पे ये वाली लेनी है कि तुम लोग कौन कौन से प्रेशर के खिलाफ खड़े रह सकते हो। जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कल्टीवेटर्स की दुनिया में उनसे पावरफुल लेवल का जो कल्टीवेटर होता है वो अपने प्रेशर को रिलीज कर सकता है और उस इमेंस प्रेशर की वजह से तुम सभी लोग अपने घुटने टेक देते हो, यहाँ तक कि अटैक करने का मौका भी नहीं मिलता है तुम्हें। इसलिए प्रेशर्स को रजिस्टर करने की क्लास भी काफी ज्यादा जरूरी होती है कल्टीवेटर्स के लिए। अब चलो तुम में से कौन सा वॉलंटियर बन के यहाँ पे मेरे प्रेशर के खिलाफ खड़ा रहना चाहेगा। और एज यू नो हर एक क्लास के अंदर एक टीचर लवर होता ही है जो टीचर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरी क्लास में मैं था और इस क्लास में भी एक था जो कि था ये आगे से मन के अंदर सोचता है कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा तो मैं ही उठाऊंगा किंग जुआन के लिए। मैंने ये किंग जुआन और ये लोली सेक्ट तुम्हारे लिए ही तो ज्वाइन किया है। इसका नाम मु यांग है जो कि जियांग फैमिली का पहला बेटा है और इसकी कल्टीवेशन और फाउंडेशन इस स्टेज की है। फिर इसके बाद मु यांग अपना हाथ खड़ा करने ही वाला था कि उससे पहले ही किंग जुआन आती है जो कि इसे लात मार के साइड में फेंक देती है और सीधा सीसन से कहती है मुझे लगता है कि तुम वॉलंटियर बनना चाहते हो, तुम्हारी आंखों में ही दिखाई दे रहा है और अगर तुम ये करते हो तो फिर तुम्हें कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स में मिलेंगे, तुम जानते ही हो ना ये। फिर सीसन को समझ में आ जाता है कि इस मासूम शकल के पीछे एक डरावनी औरत है और वैसे भी उसे यहाँ पे कोई अटेंशन नहीं चाहिए तो फिर पीछे मुड़ना ही फायदे का सौदा रहेगा। लेकिन उसी टाइम पे सिस्टम बीच में कूद पड़ता है जो कि सीसन से कहता है कि इस मिशन को एक्सेप्ट करो तो फिर तुम्हें रैंडम इनहेंसमेंट आइटम मिलेगा। तो सीसन आगे से कहता है कि मैं ट्राई करूंगा, जिसपे किंग जुआन हंसते हुए कहती है अच्छा है। फिर किंग जुआन इस बात को अच्छे से ध्यान में रखती है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आए वो ज्यादातर की फाउंडेशन स्टेज पे ही हैं। इसलिए किंग जुआन को यहाँ पे सबसे पहले सीसन की एबिलिटीज टेस्ट करनी चाहिए। इसलिए वो यहाँ पे की फाउंडेशन स्टेज के स्पेशल प्रेशर को ही रिलीज करती है। किंग जुआन जैसे ही वहाँ पे अपने प्रेशर को रिलीज करती है तो फिर सीसन के ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, यहाँ तक कि सीसन के आसपास जो स्टूडेंट खड़े हुए थे उन्हें भी ये प्रेशर महसूस होता है। फिर मु यांग अपने मन के अंदर सोचता है कि इतना पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर इसके अंदर तो मैं भी हिल जाता, लेकिन ये साला अभी तक खड़ा कैसे है। फिर हम लोग सीसन को देखते हैं जो बिल्कुल ऐसे खड़ा था कि कुछ हो ही नहीं रहा था। सीसन आगे से कहता है कि शुरू हो गया क्या, मुझे तो पता ही नहीं चला। किंग जुआन आगे से कहती है कि मुझे यहाँ पे शर्मिंदा करने की कोशिश करी जा रही है तो फिर वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर का रेट बढ़ा देती है ये कहते हुए कि अब मैं गोल्डन कोर स्टेज के प्रेशर को रिलीज करने वाली हूँ। तो फिर अब जाके सीसन के ऊपर हल्का सा असर पड़ता है और वो नीचे की तरफ झुकने लगता है, लेकिन इससे भी सीसन को कुछ समझ में नहीं आया था और वो किंग जुआन से कहता है कि अब मुझे कुछ फील हो रहा है। इसलिए किंग जुआन अपने मन के अंदर सोचते है कि इसका कॉन्फिडेंट अभी तक हिला नहीं। खैर ये पिछली बार मेरे चंगुल से बच के निकल गया था तो फिर इसके अंदर स्ट्रेंथ तो होनी ही थी। तो फिर किंग जुआन अपने प्रेशर को वहाँ पे मैक्सिमाइज कर देती है और वो अर्लियर नासेंट सोल रियलम के इस प्रेशर को रिलीज करती है। अब जाके सीसन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जोर का प्रेशर आके गिरता है, नीचे का जो स्टेज था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जिससे आसपास के स्टूडेंट दूर जाके गिरते हैं। फिर मु यांग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है, शायद से मैं भी हार जाता, लेकिन तभी उसकी नजर सीसन के ऊपर पड़ती है तो वो अभी भी रजिस्टर करने की कोशिश कर
कर रहा था। वहीं पे किंग जुआन भी हैरान हो जाती है कि सीसन अभी तक होल्ड बैक कर रहा है। वहीं पे सीसन को जैसे ही समझ में आता है कि वेट आ चुका है तो वो जल्दी से खड़ा होता है और स्कॉट्स मारने लगता है, जिसको देख के किंग जुआन हैरान होती है और वो आगे से कहती है ये मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो प्लान करती है कि वो यहाँ पे सीक्रेटली कुछ अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगी ताकि वो प्रेशर के रेट को और ज्यादा बढ़ा सके। इससे सीसन मरेगा तो नहीं लेकिन जिंदा भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो डैमेज होगा उसको रिकवर करने के लिए हॉस्पिटल बिल्स उसे मार देंगे। फिर किंग जुआन आगे से हल्का सा विंड मैजिक इस्तेमाल करती है प्रेशर को बढ़ाने के लिए। वहीं पे वो विंड मैजिक जैसे ही प्रेशर के ऊपर पड़ता है तो सीसन नीचे दब जाता है। वहीं पे सीसन को भी समझ में आ जाता है कि अचानक से प्रेशर बढ़ चुका है। वहीं पे किंग जुआन भी हैरान होती है कि इतनी ज्यादा पावर लगाने के बावजूद ये अभी भी होल्ड बैक कर रहा है। तो फिर वो अपने विंड टेक्निक के मैजिक को और ज्यादा बढ़ाने लगते हैं, जिससे और ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो सीसन और ज्यादा नीचे दबने लगता है। फिर इसके बाद सीसन यहाँ पे सिस्टम के कोड़े याद करता है कि अगर नीचे गिरा तो और ज्यादा कोड़े खाने पड़ेंगे, तो वो दम लगा के पूरे प्रेशर को दोबारा रिवर्स कर देता है और प्रेशर को होल्ड बैक कर लेता है। और इस मोमेंटम की वजह से जो प्रेशर था वो सीधा जाके किंग जुआन के ऊपर ही पड़ता है। इससे किंग जुआन के कपड़े उड़ने लगते हैं और हमें हल्की सी फैन सर्विस मिल जाती है। बाय द वे आई लाइक दिस। खैर हवा में उड़ जाने की वजह से वो टप्पा खाते हुए स्टेज से नीचे गिरती है और पत्थर में उसका सर लगता है और ये वहीं पे ढेर हो जाती है और बेहोश होते हुए उन लोगों से कहती है कि आज की ये प्रेशर रेजिस्टेंट क्लास खत्म हुई, सब लोग जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीसन को उसके भिखारी घर में देखते हैं और वो अपने सस्ते फोन में आज के न्यूज चेक कर रहा था। तो फिर उसके इस कारनामे की वजह से ज्यादा खलबली नहीं मची थी, लेकिन मु यांग अब सीसन के पीछे पड़ चुका था और वो बार बार उसे मैसेज करके कह रहा था कि ज्यादा उड़ो नहीं, तुम अभी भी मुझसे पीछे हो। सीसन मु यांग को सोचते हुए यह कहता है कि ये सांडू कौन है। फिर इसके बाद मैसेज के अंदर एक अलग सा मैसेज आता है जो कि इमॉर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट का था, यानी कि वही स्वॉर्ड के ऊपर उड़ने वाला टूर्नामेंट। और सभी लोगों से कहा जाता है कि हर कोई जो कि तीसरे ईयर के अंदर आया है वो लोग इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, या तक कि जो 1 महीने के अंदर आए हैं वो भी, यानी कि सीसन भी हिस्सा ले सकता है। और जो भी इसे जीतेगा उसे कई सारे क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे 1000 के आसपास, और कुछ टॉप क्वालिटी के कल्टीवेशन रिसोर्स जो सीसन के किसी काम के नहीं है। वह पे सीसन सारी चीजें कैलकुलेट करता है कि वो इसके अंदर हिस्सा लेगा तो कर क्या पाएगा। उसके पास स्पेशल लूट है नहीं, ना ही वो स्वॉर्ड के ऊपर उड़ पाएगा और ना ही वो कोई स्वॉर्ड कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि स्वॉर्ड की चाहिए उसके लिए जो स्पेशल एनर्जी से आती है। और अगर वो पार्टिसिपेट कर भी लेता है तो इससे सिर्फ उसकी वीकनेस बाहर आएगी और वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए सीसन प्लान करता है कि वो यहीं पे बैठेगा और आराम से एक्सरसाइज करेगा। लेकिन तभी सिस्टम दोबारा हाथ धमकता है जो सीधा सीसन के सर के ऊपर गिरता है। तो सीसन सबसे पहले उसे गालियां देता है, वो भी गंदी गंदी, और उससे कहता है क्या चाहिए। लेकिन जब उसकी नजर सिस्टम के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि सिस्टम नया मिशन लेके आया था कि पार्टिसिपेट के अंदर हिस्सा लो और फर्स्ट प्लेस लो। इसके बाद हम लोगों को इस टूर्नामेंट के बारे में हल्का सा बता दिया जाता है कि कल्टीवेटर यहाँ पे जब लाइटनेस को अचीव कर लेते हैं तो वो बादल या फिर मिस्ट के ऊपर उड़ सकते हैं। उससे नीचे के जो लोअर रियलम के कल्टीवेटर्स होते हैं उन्हें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि कोई वेपन जिसके अंदर वो अपनी स्पेशल की को इंजेक्ट करके उड़ सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है वो मोस्ट कॉमन फ्लाइंग सॉर्ड ही होती है, क्योंकि ये चीज कल्टीवेटर्स के लिए जरूरी होती है। तो फिर इसीलिए यहाँ पे रॉयल सॉर्ड मास्टरशिप टूर्नामेंट रखा जाता है। जिसके बाद हम लोग कमजन गली होस्ट को दोबारा देखते हैं जो यहाँ पे टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए आई है। जिसके बाद होस्ट सभी पार्टिसिपेंट से कहती है कि सभी एक कतार में खड़े हो जाओ। वहीं सीसन जब अपनी कतार को देखता है तो आगे से कहता है काफी लोग आए हैं भाई। वहीं हम लोग मु यांग को देखते हैं जो कि सीसन से कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी हिस्सा लोगे, लेकिन इस कंपटीशन के अंदर तुम मुझे हरा दो इस बात का सवाल ही नहीं है। सीसन पहले तो पूछता है तुम हो कौन, पहले ये बताओ। इसे मु यांग की बोलती बंद हो जाती है और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, साला पिछले दिनों पहले हम क्लास में मिले थे। खैर इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस करता हूँ। जिसके बाद वो अपना नाम वगैरह वगैरह सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि लीडर बोर्ड के अंदर वो 2nd रैंक पे है। और तुम्हें तो इसकी आशिकी के बारे में पता ही है, इसकी नजर जैसे इंस्ट्रक्चर यानी कि किंग जुआन के ऊपर पड़ती है तो ये सोचता है कि इसे अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद सीसन की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि इस कॉम्पिटिशन के अंदर तुम पीछे मेरे रह के धूल खाओगे। हालांकि सीसन इसे इग्नोर ही कर रहा था। तो जो बच्चे मासूम है और वो फुल वॉल्यूम पे मेरी ऑडियो देखते हैं प्लीज को ना पकड़ लो। और उन सभी पार्टिसिपेंट से कहती है कि जो भी लोग अपने पास आर्टिफैक्ट लेके आए उन्हें बाहर निकालो। तो एक बंदा आगे से कहता है कि मेरे घर वालों ने मुझे ये आर्टिफैक्ट दिया है और ये अपने पास से तवा बाहर निकालता है, वो भी स्टेनलेस स्टील का। होस्ट आगे से कहती है कि ये स्पिरिचुअल ग्रेड का इंफीरियर आर्टिफैक्ट है, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो दूसरे पार्टिसिपेंट से कहती है कि तुम अपना औजार बाहर निकालो। तो तुम गेस करो ये क्या निकालेगा। ये निकालता है साला बीटा रोड यानी कि वाइब्रेटर, वो भी गुलाबी। और इसकी बॉडी देख के मुझे नहीं लगता है कि ये खुद इस्तेमाल करता होगा। वहीं पे होस्ट भी आगे से शर्मा जाती है और आगे से कहती है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, बस इतना जान लो कि ये हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। इसके बाद होस्ट उन लोगों से कहती है कि चलो भाई अब जो भी लोग बचे हुए सब एक एक करके आर्टिफैक्ट बाहर निकालो, और हाँ अच्छे से आर्टिफैक्ट बाहर निकालना, कोई अंडो पांडो चीज न निकाला। इसके बाद हम लोग मु यांग को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि ये कीड़े मकोड़े इनके पास तो लो क्वालिटी के अच्छे आर्टिफैक्ट भी नहीं है, जरा मेरे आर्टिफैक्ट की तरफ देखो। जिसके बाद अपने सलवार से तलवार बाहर निकालता है। सलवार में तलवार गॉट रियल।
हालांकि इसका स्पेशल वेपन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। यहाँ तक कि मोयांग का आर्टिफैक्ट है मास्टर सू की अटेंशन भी ग्रैब कर लेता है। एल्डर लू आगे से कहते हैं कि ये सेलेस्टियल ग्रेड का इन्फीरियर आर्टिफैक्ट है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई यहाँ पे इस लेवल के आर्टिफैक्ट भी बाहर निकाल पाएगा। एल्डर्स हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे आर्टिफैक्ट डिवाइडेड है मॉर्टल ग्रेड, स्पिरिचुअल ग्रेड, सेलेस्टियल ग्रेड, इमॉर्टल ग्रेड एंड द सेंट ग्रेड। एल्डर्स आगे से कहते हैं कि हम लोगों ने कॉम्पिटिशन के अंदर भी कोई रोक टोक नहीं रखी है, कोई भी कैसा भी आर्टिफैक्ट ला सकता है, लेकिन ये कुछ मुसीबतें पैदा कर सकता है। क्या ये अनफेयर नहीं होगा? मास्टर सू आगे से कहती हैं कि इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा सिमिलर है और आर्टिफैक्ट से जीत और हार के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन ये अनफेयर हो सकता है, लेकिन यही दुनिया का नियम है, तो फिर ये एक तरीके से बैटल अनफेयर नहीं हुई। अपोनेंट को यहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहिए हायर लेवल ट्रेजर के इंसाफ के लिए। मोयांग अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मेरे पास सेलेस्टियल ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है, कौन मेरे सामने टिक सकता है, ये सब धूल बराबर है। इसके बाद वो सीसन की तरफ पीछे मुड़ता है और उससे कहता है कि तुम कैसा मटेरियल और कैसा आर्टिफैक्ट लेके आए हो, लेकिन इसकी आंखें बाहर तब आ जाती है जब सीसन अपने पास से झाड़ू बाहर निकालता है। मोयांग आगे से कहता है भाई झूठ मत बोलना यार, ये आर्टिफैक्ट नहीं है ना, कुछ निकालोगे ना तुम अभी डोरेमोन की पॉकेट से? सीसन आगे से कहता है नहीं यार, यही मेरा वो आर्टिफैक्ट है, मैं तो झाड़ू लगाने वाले से फ्री में लेके आया हूँ, 20 रुपए देने पड़े बस। वो भी नहीं ले रहा था, कह रहा था गांजा चाहिए। खैर मोयांग अपने मन के अंदर यही सोचता है अगर ये कंपटीशन के साथ झाड़ू ला सकता है तो ये कंपटीशन एक मजाक है। इसके बाद होस्ट आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे कंपटीशन की कंडीशंस के बारे में बताती है, और हालांकि इस कंपटीशन के अंदर कुछ नई चीजें ऐड करी गई हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट को फेंक के वापस बुलाना, यानी कि की की मदद से अपनी शॉट को अपने पास दोबारा बुलाना जो दूर रखी हुई है। होस्ट आगे बताती है कि शॉट को वापस पाने के बाद तुम्हें बेशक जो रूट बताया जाएगा उसके ऊपर शॉट से फ्लाई करके जाना है, और रास्ते के बीच में कुछ स्पेल फॉर्मेशन होंगे जो तुम्हारे लिए ऑब्स्टेकल यानी रुकावट का काम करेंगी। सीसन का मुंह ऐसे ही बन जाता है क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर तो है नहीं, वो फेंक के वापस कैसे बुलाएगा अपनी झाड़ू को। मोयांग सीसन से कहता है यार तुम्हारा तो पहले ही पानी निकल गया यार। इसके बाद हमें एक करके आर्टिफैक्ट दिखाए जाते हैं, तुम खुद देख लो। बैठने का स्टूल है, गुलाबी यंत्र है, सॉर्ड है, और ये सब छोड़ो तुम एकदम लास्ट में देखो ये इचिको की बनकाई यहाँ पे क्या कर रही है। ऐसा लगता है जांगिस तो छुट्टी पे है। इसके बाद होस्ट उन लोगों से कहते हैं कंपटीशन शुरू होता है तो सभी लोग अपनी शॉट्स को की मदद से बुला लेते हैं। मोयांग भी अपनी शॉट को बुलाता है और वो जाते हुए सीसन से कहता है कि तुम धूल चाटो, इसी के लायक हो तुम। और वो सभी लोग अपनी शॉट के ऊपर बैठ के वहाँ से उड़ते हुए निकल जाते हैं। और धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि सीसन चुपचाप खड़ा हुआ था। वे सभी लोग सीसन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये क्यों नहीं गया, क्या ये कुछ धमाल वमाल करेगा क्या, या फिर इसे ये भी नहीं पता है कि फिशिंग क्या होती है, ये कॉम्पिटिशन के अंदर साइन अप कैसे किया, घूस दिया होगा। सीसन का भाई प्रेशर बढ़ते हुए उसको टट्टी आ रही है और मन के अंदर सोचता है अगर मैं हिला नहीं यार ये लोग मेरे ऊपर शक कर लेंगे और मुझे बाहर फेंक देंगे। एल्डर लू आगे से कहते हैं कि ये हिल क्यों नहीं रहा, इसे कुछ हो गया है क्या इसे ये भी नहीं पता है कि आर्टिफैक्ट को स्पिरिचुअल पावर के साथ हल्का सा दे के कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन भाई किंग जुआन को तो मजा आ रहा था, उसे फुल आ रहा था मजा, वो पॉपकॉर्न लेके देख रहे थे। फिर इसके बाद सीसन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है आ जाओ। झाड़ू खुद से तो नहीं आने वाले थे, इसलिए सीसन दिमाग लगाता है और वो अपने पैर को एरिना के ऊपर दे मारता है, जिससे एरिना न्यूटन के लॉ के ऊपर मुड़ते हुए ऊपर आ जाता है और झाड़ू झटके की वजह से उड़ के सीधा सीसन के हाथों में आ जाती है। एल्डर लू आगे से कहते हैं व्हाट द फक इज दिस, ये कौन सी फिशिंग टेक्निक है, इसने एक पैर मार के हमारी सदियों की प्रैक्टिस के ऊपर मूत दिया है। खैर इसके बाद हम लोग उड़ने वाली साइड को देखते हैं जो कि सीधा इस स्पेल फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। पत्थरों के ऊपर स्पेल लगे हुए थे तो वो अपने मुंह से पानी और आग फेंक रहे थे, कई सारे उनसे टकरा के नीचे ही गिर जाते हैं बेचारे। लेकिन हम लोग मोयांग को देखते हैं जो मक्खन की तरह आगे बढ़ रहा था। मोयांग आगे से कहता है कि मेरे बाप ने धोती बेच के ये सेलेस्टियल ग्रेड वेपन खरीदा है, अगर मैं फिर भी हार जाऊं तो थू है मेरे बाप की धोती के ऊपर। मीनवाइल हम लोग दूसरी साइड पे देखते हैं जहाँ पे न्यूटन के लॉ के ऊपर अभी मुता गया था। सीसन जैसे ही झाड़ू पकड़ता है तो वो अपना पोस्टर पकड़ता है और स्टेज के ऊपर लात मार के हवा में उड़ जाता है, वो भी लंबी नाकों वाली चुड़ैलों की तरह। एल्डर लू आगे से कहते हैं फक मी, ये कैसा पोस्टर है यार, ये बाकियों से अलग क्यों है। सीसन जल्दी से उस स्पेल फैक्ट्री के पास पहुंचता है तो पत्थर अपने मुंह से पिचकारी मारता है, तो सीसन उसे पहले तो डॉज करता है और पानी के ऊपर इतनी तेज से दौड़ता है कि फ्रिक्शन की वजह से वो लगातार आगे बढ़ते रहता है। एल्डर लू आगे से कहते हैं फक मी 2 टाइम्स, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कंपटीशन सिर्फ नाम का कंपटीशन रह गया है, कोई भी इसे पास कर सकता है। वहीं पे हम लोग मोयांग को देखते हैं जिसे लग रहा था कि उसने सीसन को पीछे छोड़ दिया, वो तो धूल खा रहा होगा। तभी पलक झपकते ही सीसन इसके बगल से निकलता है तो इसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मोयांग चिल्ला के पूछ ही रहा था कि तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आए, कि उसे पहले ही सीसन नीचे गिरने लगता है। सीसन यही सोच रहा था कि उसकी जंपिंग पावर बहुत ज्यादा लिमिटेड है और अभी भी रॉक्स के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अगर सिस्टम के मुताबिक सीसन यहाँ पे कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल नहीं करता है तो सिस्टम टास्क पूरा न करने की वजह से सीसन को तगड़ा झटका देगा। वहीं पे लोग मोयांग को देखते हैं और इसे पता नहीं क्या चुलमस्ती है, ये सोचता है कि हमें सीसन को यहीं पे झटका के नीचे गिरा देना चाहिए। इसलिए अपने कुछ तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करता है और सीसन के ऊपर ड्रैगन गैप्सिंग हैंड का
इस्तेमाल करता है जिससे वो कुछ पत्थरों को कंट्रोल करते हुए सीसन के ऊपर दे मारता है। एल्डर लू से पूछते हैं कि ये इलीगल नहीं होगा कंपटीशन के अंदर ये सब कुछ करना। एल्डर लू आगे से कहते हैं घंटे का इलीगल यार, साला वो पैर मार के झाड़ू उठाई दे रहा है, तुमको ये इलीगल लगता है। वहीं पे हम लोग सीसन को देखते हैं जिसकी तरफ पत्थर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये टाइम बॉम्ब की तरह थे। ये जैसे ही सीसन के पास पहुंचते हैं तो धड़ाम से फूट जाते हैं और मुयांग को ऐसा लग रहा था कि भले ही सीसन फिजिकल कंडीशन के मामले में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो, लेकिन इसके बावजूद वो इस धमाके से नहीं बच सकता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है सीसन को कुछ होगा? उसके टट्टे ही बारूद से बने हैं, उसे घंटा इन धमाकों से नहीं होता है कुछ, बल्कि वो पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए मारियो की तरह जंप करते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते के बीच में मुयांग आता है तो सीसन उसके मुंह के ऊपर पैर रख के तेजी से बाहर बढ़ता है और ये चीज बिल्कुल कैरम की गिट्टियों की तरह थी। सीसन तो ऊपर निकल जाता है लेकिन मुयांग सलाम से सीधा जमीन में घुसता है और सड़सड़ाते हुए जंगलों में घुस जाता है। वह पे सीसन लैंडिंग स्पॉट पे ही अपने पैर जमा के ब्रेक मारता है। पोस्ट आगे से बताती है कि सीसन ने ये कंपटीशन जीत लिया है, लेकिन इतना ही नहीं, उसने ये कंपटीशन जीता तो है लेकिन पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है जो कि लेजेंडरी रिकॉर्ड था। सीसन आगे से कहता है बाय बाय मेरी शांति भरी लाइफ, अब तो ये पक्का मेरा चोला खाएंगे। खैर कंपटीशन जीतने के पास ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, सीसन को उसका इनाम दिया गया, जिसके बाद सीसन अपनी डेली लाइफ में वापस आ गया। हम देखते हैं कि सीसन हाई क्वालिटी प्रोटीन खाने के लिए चिकन पकड़ा था और उसे पका ही रहा था कि तभी सीसन को याद आता है कि मसाले डालने से स्वाद बढ़ जाएगा, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है मसाले लेने के लिए। लेकिन जब वो बाहर आता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि उसका हाई क्वालिटी प्रोटीन अब कैल्शियम में बदल गया है, यानी कि हड्डियों में हड्डियां ही कैल्शियम से बनी होती हैं। सीसन हम लोगों को बताता है कि ये इतना ही नहीं है, आजकल जानते हो सीसन जब भी कोई हाई क्वालिटी प्रोटीन बनाता है तो उसके आने से पहले ही वो खाना गायब हो जाता है, जब भी वो खाने के आसपास नहीं रहता है। सीसन को ऐसा लगता है कि यहाँ पे चूहे हो गए हैं, अब ये उसके लिए और भी सरदर्दी का काम है, क्योंकि प्रोटीन नहीं होगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए सीसन बनाता है जुगाड़, वो भी लंबा चौड़ा। वो हाई क्वालिटी प्रोटीन पकने के लिए छोड़ देता है और उसके आसपास जाल बिछा देता है। वह सीसन कोने में एक चद्दर तले छुप जाता है। पबजी का प्लेयर जो है कैंपर है साला ये। इसके बाद वो घड़ी आ जाती है जिसका सीसन का इंतजार था। वो चूहा जल्दी से आगे बढ़ता है और सीधा हाई क्वालिटी प्रोटीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो सीसन रस्सी खींचता है, जिससे वो चूहा पकड़ा जाता है, लेकिन ये चूहा थी मतलब लड़की थी। सीसन आगे से कहता है ये तो लड़की है तो चूहा नहीं है। वहीं पे ये दोनों एक नजर एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा टाइम जाने के बाद वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और सीसन को घसीटते हुए ले जाती है। वो लड़की पीछे मुड़ के सीसन से कहती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन इसकी आंखें तो तब बाहर आ जाती है जब सीसन आराम से घिसट रहा था और उसे कहता है प्रोटीन वापस करो इससे पहले कि मैं तुम्हारी बत्ती से तोड़ दूं। वो लड़की मुंह बना के कहती है कि भाई ये रोस्टेड चिकन है, बस तंदूरी चिकन, इसमें कोई प्रोटीन वोटीन नहीं रहता है। इसके बाद लड़की रुकती है और सीसन के मुंह के ऊपर धड़ाम से किक दे मारती है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। खैर इस लड़की को लग रहा था कि इसने सीसन की चटनी बना दी, तो ये सीसन से कहती है कि मैंने कहा था कि फालतू में पीछे ना पड़ो, लेकिन तुमने माना नहीं। वहीं पे तभी इसे पीछे से आवाज आती है तो सीसन आगे से कहता है यार तंदूरी चिकन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, मजेदार, अगली बार बिरयानी बनाऊंगा, वैसे भी ईद आने वाली है। इसके बाद लड़की पीछे मुड़ के सीसन की तरफ देखती है तो सीसन इसे हड्डियां देते हुए कहता है कुछ नहीं बचा, कैल्शियम ले लो। तो ये लड़की अपनी चिकन की तरफ देखती है जो इनविजिबल था इतने टाइम पे। इसके बाद ये सीसन को चोर कहता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसके बाद ये सीसन के ऊपर धड़ाम धुड़ूम करती है, लेकिन सीसन के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है और वो उल्टा इस लड़की से कहता है विक्टिम तुम हो या मैं, ये बताओ चोरी तुमने की थी, वो भी एक नहीं 6 बार। इस पे लड़की आगे से कहती है कि एक बार जो चीज मेरे हाथों में आ गई वो मेरी हो गई। रूल अच्छा है लेकिन किसी ऐसे के लिए नहीं जो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो। इसके बाद ये सीसन के ऊपर किक मारती है लेकिन सीसन उसे भी डॉज करता है, पंच मारती है लेकिन सीसन उसे भी डॉज कर लेता है। वहीं पे सीसन को समझ में आ जाता है कि इसके पंच कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, जिनमें जगह पे ये लगे हैं उन जगह के चीथड़े उड़ गए हैं, अगर ये सीसन के मुंह के ऊपर लगे तो बत्ती सी पक्का टूटेगी। ये लड़की सीसन से कहती है कि क्या तुम अब झुकने वाले हो, तो उसी टाइम पे सीसन अपनी रोप बाहर निकालता है और वो इस लड़की को दोबारा पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो फिर आसपास की चीजें हैं वो सभी तुमसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। वो लड़की सीधा से कहती है तुम्हें लगता है कि ये ऑर्डिनरी रोप मुझे रोक पाएंगी। इसके बाद उन्हें तोड़ने की कोशिश तो करती है लेकिन रोप तो टूटती नहीं है, जिससे ये लड़की डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि ये पहली बार हुआ था। इसके बाद और ज्यादा कोशिश करती है, करती रहती है लेकिन ये रोप नहीं टूटती है। ये लड़की मुंह बना के कहती है कि यहाँ तक कि सेलेस्टियल ग्रेड का आर्टिफैक्ट भी मुझे नहीं पकड़ सकता है, साला ये रोप किस मिट्टी की बनी है। सीसन हम लोगों को बताता है कि ये इलास्टिक रोप उसकी ट्रेनिंग के लिए होती है, यानी इलास्टिक यानी खींच के जो करी जाती है ना। तुम्हें क्या लगता है सिस्टम सीसन को ओंगी पोंगी चीज देगा जब उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है? खैर सीसन को गुस्से थे कि उसके जो नॉर्मल इक्विपमेंट है वो किसी काम तो आ रहे हैं एक्सरसाइज के अलावा। इसके बाद लड़की अपने पावर दिखाते हुए सीसन से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हुआ है, मुझे इस तरीके से मारने की हिम्मत कैसे हुई। सीसन पूछता भी है कि तुम हो कौन वैसे, और वही सोचता है कि नॉर्मल लड़के के पास तो इतनी ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ होगी नहीं, साला मून के ऊपर मार दे मून की धज्जियां उड़ जाए। खैर ये लड़की
हंसते हुए सीसन से बताती है कि ये सीसन की सीनियर सिस्टर है, यानी कि ये सीसन के पैदा होने से पहले इस सेक्ट में है, और अपना नाम बार्बेरियन बताती है जो कि रॉयल इमॉर्टल गेट के पास रहती है। ये दोनों दोबारा एक दूसरे की आंखों में देखती हैं और सीसन आगे से कहता है, मैं तुम्हें गंजेड़ी दिखाई देता हूँ, तुम दिखने में 7 से 8 साल की हो, तुम मेरी सीनियर सिस्टर कैसे हो सकते हो जो मेरे पैदा होने से पहले यहाँ पे पढ़ रही है। तो ये लड़की सीसन से कहती है कि मेरी उम्र पे ना जाओ, मैं तुमसे पहले इस सेक्ट के अंदर एंटर हुई थी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कैसी पनिशमेंट मिलेगी मुझे इस तरीके से नाराज करने से। हालांकि सीसन इसे डंबल की तरह उठा लेता है और इससे कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। तो लड़की पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो सीसन आगे से कहता है कि अगर तुम इस सेक्ट के डिसाइपल हो ये तो और ज्यादा इजी हुआ, अब मैं तुम्हें सीधा मेन हॉल के अंदर लेके जाऊंगा और तुमने जो मेरा हाई क्वालिटी प्रोटीन खाया है उसके लिए पैसे भी वसूलूंगा। ये लड़की चिल्लाती भी रहती है कि इस तरीके से करना डिसरिस्पेक्ट होता है अपनी सीनियर के लिए, लेकिन सीसन को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद हम लोग मेन हॉल के रास्ते के बीच में देखते हैं तो ये लड़की छोटी चुड़ैल के नाम से फेमस थी। एक बंदा आगे बताता है कि छोटी चुड़ैल आ रही है, तो ये सभी पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं कि सीसन की स्पीड से ज्यादा तेज गायब हुए थे स्यू से। सीसन उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी रेपुटेशन यहाँ पे अच्छी है, लेकिन इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसके बाद सीसन इसे रस्सी में बांध के मेन हॉल की तरफ ले जाने लगता है। वहीं पे जो लौंडे भागे थे स्यू से, तो ये सभी इसी बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये तो छोटी चुड़ैल है, ये इमॉर्टल सेक्ट की, इसे पकड़ किसने लिया है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि छोटे चुड़ैल को पकड़ने वाला अजीब सीसन है। इसमें एक लड़का आगे से कहता है कि एक अजीब एक दूसरे अजीब को ही पकड़ सकता है, इसमें कौन सी बुराई है। हालांकि इस लड़की को ये बातें समझ में नहीं आती है और ये जमीन पे पड़े हुए गिट्टी के ऊपर लात मारती है, तो ये गिट्टी मिसाइल की तरह उस बंदे के ऊपर जाके लगती है और आवाज आती है ओ। वो लोग आगे से कहते हैं कि ये तो मर गया। दूसरा बंदा चेक करके बताता है कि नहीं जिंदा है, बस मरने वाला है, हॉस्पिटल लेके चलो इसे। सीसन उस लड़की से कहता है कि अच्छे से बिहेव करो, तो वो लड़की आगे से कहती है कि कोई मेरी पीठ पीछे चुगली करे मुझे पसंद नहीं है। इस पे सीसन आगे से कहता है कि साला मुझे सच में जानना है कि तुम्हें पाला किसने है, कि तुम इतने ज्यादा जिद्दी और इतने ज्यादा खड़ूस हो। इसके बाद हम लोग अगले ही सीन मास्टर सू को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि मैं ही इसकी माँ हूँ और मैंने ही पाला पोसा है इसे, बोल क्या बोलना है तुझे। सीसन की आत्मा शरीर छोड़ जाती है ये जान के कि सेक्ट लीडर की बेटी है ये। फिर इसके बाद मास्टर सू को सब कुछ पता चल जाता है और वो उस लड़की से कहती है कि तुम्हें तो पनिशमेंट मिली थी ना कि तुम्हें अकेले में रहना था, तुमने दोबारा बाहर क्यों निकला। इस पे लड़की आगे से बताती है कि इसे पता चला था कि किसी ने स्पेशल स्टोन तोड़ दिया है, तो ये देखने के लिए उत्सुक हो गई और बाहर निकल आई। मास्टर सू उसे कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट 1 महीने के लिए और बढ़ा दी गई, अब तुमसे डेली डाउजिंग करोगे, यानी कि डिसिप्लिन वाली किताब पढ़ोगे। लड़की आगे से कहती भी है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन मास्टर सू एक पल के लिए भी नहीं मानती हैं और कहती हैं कि तुम्हें और कोई कंप्लेंट है। तो ये लड़की आगे से माफी मांगती है और वहाँ से चुपचाप मुंह बना के चली जाती है निराश होके। मास्टर सू सीसन को बताती हैं कि ये काफी ज्यादा दुखी बच्चा है, काफी ज्यादा परेशान है। ये बताती हैं कि ये दूसरों से अलग है। सीसन आगे से पूछता है कैसा अलग है, 2 सींग ही तो है इसके ऊपर। तो फिर मास्टर सू सीसन को बताती हैं कि ये अंडे से निकली जो मैंने कई सालों पहले ढूंढा था। और तुम गेस करो सीसन का पहला ख्याल क्या होगा कि ये मेरे पास होती तो मैं इसका फादर होता, पालता पोसता नहीं। ये सोचता है कि इतना बड़े अंडे में तो और ज्यादा प्रोटीन होता, मुझे मिलता तो मैं खा जाता। लेकिन ये ख्याल सीसन तक ही निर्भर नहीं था। मास्टर सू भी आगे से कहती है कि मैं तो उबाल के इसे खाने वाली थी लेकिन साला ये फूटी गया और इसके अंदर से ये बच्ची निकल गई, मजा खराब हो गया था मेरा उस टाइम पे। मास्टर सू ये भी बताती है कि ये पैदा जब हुई थी तब ये बॉडी रिफाइनिंग की पीक स्टेज पे थी और इसके पास इन्नेट डिवाइन पावर थी और एक बस्ट फिजिक, यानी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फिजिक। इसलिए मास्टर सू ने बिना दया दिखाते हुए इसे सीधा एडॉप्ट ही कर लिया, बेसिकली फ्यूचर इन्वेस्टिंग। तो ये अब एडॉप्टेड मदर हुई, फोस्टर पेरेंट्स। खैर मास्टर सू ये भी बताती हैं कि उस लड़के के लिए अपनी स्ट्रेंथ कमजोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए ये बेचारी एक बतख को पकड़ती है तो बच्चा क्वां करके दम तोड़ देता है। ये इसे क्यूट ही कह रही थी कि अगले पल इसे दफना देती है और अब तक ये 6 बतखें मार चुकी है और प्यार से माफी मांगते हुए कहती है कि माफ कर दो, मैं अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं कर सकती। और यही नहीं, और सुनिए, जब ये अपनी सीरी डिसाइपल्स के साथ खेल रही थी तो इसने गलती से एक डिसाइपल का हाथ ही तोड़ दिया। वो साला बत्ती तेज भागता है ये कहते हुए कि सीरियस सिस्टर ने मेरा हाथ तोड़ दिया है। बेचारी वो लड़की पीछे भागते हुए कहती है कि जानबूझ के नहीं किया मैंने। मास्टर सू बताती है कि इन्हीं कारणों की वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं है। अब ये वाली बात सीसन को चुक जाती है क्योंकि उसका भी कोई दोस्त नहीं है। पिछली जिंदगी के अंदर ये किसी के साथ खेल नहीं सकता था क्योंकि हड्डियां टूट सकती हैं भाई यार, कद्दे की जो बनी है। इसलिए सीसन को लगता है कि ये लड़की बिल्कुल उसी की तरीके है प्रीवियस लाइफ के अंदर। और मास्टर सू आगे बताते हैं कि इसी वजह से उसकी पर्सनालिटी बदल गई और वो बहुत ही ज्यादा विलफुल और मजाकिया बन गई और हमेशा इधर उधर प्रैंक करती रहती है लोगों को उंगली करने के लिए। फिर सीसन को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है, जो बच्चे अक्सर करते हैं जब पेरेंट्स उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, सामान तोड़ देते हैं साले। और सीसन को अच्छे से पता था कि अगर ज्यादा जल्दी ये सब कुछ ठीक नहीं किया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग उस लड़की के माउंटेन को देखते हैं जहाँ पे माउंटेन हिल रहे थे। ये माउंटेन्स के ऊपर पंच मारते हुए कह रही थी सीसन, सीसन का मुंह, सीसन की बत्ती सी,
सीसन की आंख और आगे से कहती है कि साले की वजह से मेरी पनिशमेंट बढ़ गई, अगली बार दिखेगा तो बत्ती सी तोड़ दूंगी। उसी टाइम में सीसन यहाँ पे आता है जो कि उससे कहता है कि तुम यहाँ पे रहती हो तो ये जगह पूरी तरीके से अथल पथल थी, एक जगह पे गड्ढे थे और एक जगह पे चट्टान टूटी पड़ी थी। वो लड़की सीसन से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद ये मुंह फुला के कहती है कि तुम पक्का यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए होगे ना। अभी के लिए हम लोगों को इस लड़की का नाम मून बताया गया है, लेकिन ये आगे चेंज हो जाएगा तो फिर तुम लोग ध्यान में रखना। वहीं पे मास्टर सू सीसन से कही थी कि लिटिल मून कुछ ज्यादा ही परेशान है, तुम में और उसमें कुछ ज्यादा ही चीजें कॉमन है, शायद से तुम उसकी मदद कर सको। सीसन आसपास की जगह देख के कहता है कि अगर तुम ऐसे एनवायरमेंट में रहोगी तो फिर ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को खराब करेगा, हर जगह टूटी पड़ी है जैसे कि तुम जंग यार्ड में रहती हो। इस पे ये लड़की लड़ने के लिए रेडी हो जाती है, ये कहते हुए कि तुमने कुछ ज्यादा ही उंगली कर दी है गुरु। तो सीसन उसे कहता है शांत रहो, धीरज रखो, मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें प्रैंक्स करना कुछ ज्यादा ही एंजॉय करती हो ना, क्योंकि तुम दूसरे लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहती हो। इससे ये लड़की हैरान होती है कि इसे कैसे पता चला और सीसन आगे से कहता है कि मन के अंदर तुम सच में एक दोस्त चाहती हो, लेकिन तुम्हारी फिजिकल कंडीशन की वजह से तुम एक भी दोस्त नहीं बना पा रही हो। सीसन सोचता है बिल्कुल उसकी पास्ट लाइफ की तरह। ये लड़की अपना सर पीछे घुमा लेती है और सीसन से कहती है तुमसे ये किसने कहा, मेरे पास पहले ही फ्रेंड्स हैं। इसके बाद वो एक पुतले की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये देखो ये है मेरा दोस्त लिटिल मून नंबर 11। इसके बाद वो एक दूसरा पुतला लेके आती है और आगे से कहती है ये देखो लिटिल मून नंबर 12, ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं। सीसन मन के अंदर सोचता है कि ये तो सिर्फ मिट्टी के पतले हैं, ये पक्का मेंटल है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इसे असाइलम लेके जाना पड़ेगा, मास्टर सो को बताना पड़ेगा इस बारे में। जिसके बाद मून सीसन से कहती है कि मैंने तो अपने बारे में बता दिया, अब तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे पास भी एक दोस्त नहीं है, तुम भी तो मेरी तरीके से ही एक अलग जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तुम्हारे पास भी एक भी दोस्त नहीं है। सीसन आगे से कहता है तुमसे किसने कहा, जिसके बाद ये अपने पास से सीसन अपने पास से एक मार्बल बाहर निकालता है, गलत नाम लिया हो तो सॉरी, और आगे से कहता है ये देखो ये है मेरा दोस्त, इसका नाम है ताइगेन। इसके बाद वो डंबल बाहर निकालता है और कहता है कि ये भी है मेरा दोस्त और इसका नाम है डायसुआंग। इसके बाद वो रस्सी बाहर निकालता है और आगे से कहता है इससे मिलो, ये है मेरी सबसे फेवरेट दोस्त, इसका नाम है सीगोंग, और ये सभी मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ मेहनत करते हैं खून पसीना बहाने में, और ये मेरे साथ बचपन से हैं। इसको देख के मुन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इनकी हालत तो मुझसे ज्यादा खराब है, इसे पहले कोई मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ। बेसिकली दोनों ही पागल है और एक दूसरे की नजर में एक दूसरे से ज्यादा बड़े पागल हैं। फिर इसके बाद सीसन अपने पास से एक बुक बाहर निकालता है जो कि वो मून को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। मून आगे से कहती है कि ये क्या है। सीसन आगे से कहता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक है, मैंने जो तुम्हारे साथ किया पनिशमेंट बढ़ाने के लिए उसका कंपनसेशन है। मून जल्दी से उस बुक का नाम पढ़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था शिवा मेडिटेशन टेक्निक, और आगे से मुंह बना के कहती कितना गंदा फॉन्ट है, कहीं ये सब कुछ दिखा के तुम खुद को तो नहीं डिस्क्राइब करना चाहते। किशन उससे कहता है कि ये बहुत गंदी बात है, ये कैसा चेहरा बना रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये कितनी ज्यादा प्रीसियस है, इसे हाथों से खुद लिखा गया है। हालांकि सिस्टम ने ये सीसन को दिया था कुछ मेजर टास्क पूरे करने के बाद में। इसके बाद सीसन मून को यहाँ पे समझाता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ है, लेकिन तुम उसे फ्रीली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, खासकर जब तुम्हारे इमोशन कुछ ज्यादा ही हाई होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे मसल्स बहुत ही ज्यादा टाइट और टेंस होते हैं। इसलिए तुम्हें जानते हो किस चीज की ट्रेनिंग करनी है, तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें रिलैक्स कैसे रहना है इसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये मेडिटेशन टेक्निक तुम्हारी बॉडी को रेगुलेट करेगी और उसके फंक्शन को रिलैक्स करेगी, जिससे मसल रिलैक्स होंगे और ये तुम्हारे मूड को बेहतर करेगी। इसके बाद सीसन वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि तुम सोच लो अपना रूमें रखनी है या नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। वहीं पे हम लोग मून को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि पहली बार कोई उसके साथ बात करके गया था और उसे कोई गिफ्ट दिया था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीसन ने जो मून को पकड़ा था ये वाली चीज भी वायरल हो जाती है। इसके बारे में एक स्टूडेंट पढ़ रहा था और वो आगे से कहता है कि आजकल ये सीसन को ज्यादा ही अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहा है। इसके बाद हम लोग मो यांग को देखते हैं जो कि इसी बंदे के पास आया था और ये उस बंदे से कहता है कि हाँ सारे ने बहुत ही ज्यादा मुझे पूरी तरीके से टूर्नामेंट के अंदर कुक कर दिया और मुझे इस तरीके से आदमारा बना दिया। इसके बाद हम लोग क्रेडिट स्कोर को देखते हैं जिसे लात की वजह से बाबा सिर हो गया था और वो आगे से कहता है कि साला ये इंजरी अभी तक हील नहीं हुई, आपको कुछ तो करना पड़ेगा ब्रदर, ये हमारे लिए अजीब बात है, आपको जस्टिस लेना ही पड़ेगा, इंसाफ चाहिए हमें। इस पे लिया आगे से कहता है वाह योर फिकर, हम करते हैं ना कुछ, इसने कुछ ज्यादा ही टेंशन ले ली है, अब समय आ चुका है इसे इसकी औकात दिखाने का। इसके बाद हम लोग सेक्ट के हॉल को देखते हैं जहाँ पे कई सारे मर्चेंट आए हुए थे और ये अपने पास से भाई पत्थर लेके आए थे। अब यहाँ पे जितने भी डिसाइपल थे वो सभी पैसे देके कुछ पत्थर खरीद सकते हैं और उनका लक अच्छा हुआ तो इसके अंदर से क्रिस्टल बाहर निकलेगा जिसका वो लोग इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए कर सकते हैं या फिर बेच सकते हैं अच्छे रिसोर्स के लिए। एक डिसाइपल आगे से कहता है कि हम लोगों को भी यहाँ पे अपना लक ट्राई करना चाहिए,
ट्रेड करके। इस पे दूसरा डिसेबल उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि इन मर्चेंट्स का जो ओरिजिन होता है किसी के बारे में भी नहीं पता, ये वन टाइम का बिजनेस होता है साला, अगर तुम स्कैम हो गए तो फिर तुम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे तुम्हारी झोली खाली कैसे हुई। उसी टाइम पे इन्हें पीछे से आवाज आती है कि किसी ने मिड ग्रेड के क्रिस्टल सोर्स को खोज लिया है, जिस पे ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्रिस्टल्स के रिसोर्स उनके कॉम्पिटिशन के बारे में बताया गया है, लेकिन जानते हो एमसी के पास कहाँ कुछ है, बेचारा वो क्या है इस्तेमाल कर पाएगा, तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा। ये वो लोग मीडियम और हाई ग्रेड के होते हैं बस। ये सभी लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन इतना ज्यादा लकी हो गया, तो फिर ये और कोई नहीं बल्कि अपनी यिंग थी, जो कि सीजन से कहती है कि ये आपकी वजह से ही हो रहा है, आपकी लक की वजह से मुझे यहाँ पे मीडियम ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स मिल गया। वहीं पे हम लोग मर्चेंट को देखते हैं और इसकी हालत बिल्कुल उस तरीके से हो गई थी जब तुम्हारे निशाने पक्के लगने लगे और तुम पैसे जीत रहे हो। वहीं पे हम लोग सीजन को देखते हैं और इसका मुंह फिर से बन गया था क्योंकि सिस्टम फिर से इसकी लेने के लिए आ गया था। सिस्टम इसे टास्क देता है कि तुम्हें भरे बाजार में एक पत्थर चूज करना है और उसके अंदर से हाई ग्रेड का क्रिस्टल बाहर निकालना है। और सीजन मन के अंदर समझ जाता है कि अगर मैंने टास्क नहीं किया तो फिर ये मुझे बिजली के झटके दे दे के मार देगा, और अगर मैंने टास्क पूरा कर लिया तो फिर इसकी अटेंशन मुझे मार देगी। वहीं पे सीजन ने प्लान बना ही लिया था कि झटके ही तो मिलेंगे, ऐसे भी खा रहा हूँ वैसे भी खा लूंगा, मैं नहीं करने वाला ये मिशन। अब उसी टाइम पे वहाँ पे लिया हुआ था है जो कि सीजन से कहता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो इंटरसेक्ट के अंदर, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ओरिजिन डिटेक्टिंग की कोई स्किल है, यानी कि पत्थर के अंदर कोई क्रिस्टल है या नहीं वो वाली स्किल। इसके बाद ये सीजन को अपनी रिस्पेक्ट देता है, तो सीजन आगे से कहता है कि ये कौन है, तो फिर सीजन को बताती है कि यहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट नहीं है, ये कुछ सालों से ही यहाँ पे पढ़ रहा है टियानजी क्लास के अंदर। इसके बाद लियाओ सीजन से कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि यहाँ पे तुमसे कुछ ओरिजिन डिटेक्टिंग टेक्निक के बारे में पूछना चाहता है, और ये तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्सचेंज पॉइंट है, सिलेक्ट या फिर एक्सचेंज करना चाहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फैंग टियानसु नाम का एक बंदा आता है जो कि सीजन से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी ओरिजिन डिटेक्टिंग स्किल बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है, इसलिए मुझे थोड़ी सी एडवाइस चाहिए। सीजन आगे से कहता है ओरिजिन टेक्निक ये क्या है, मुझे तो पता भी नहीं कि ये ऐसी टेक्निक होती भी है। इस पे फैंग उसे कहता है यार मजाक न करो यार, मैंने देखा यार तुम्हारे पास कमाल की टेक्निक है, सिंसियरिटी के लिए मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी टेक्निक दिखाता हूँ। इसके बाद वो चलते हुए जाता है, तभी इसकी नजर एक पत्थर के ऊपर पड़ती है और ये जब उस पत्थर को छूता है तो फिर इसे महसूस हो जाता है कि इसके अंदर एक अच्छा क्रिस्टल है। जिसके बाद वो उस और को खरीदता है और उसे जब काटता है तो फिर उसके अंदर से एक टॉप ग्रेड का सोर्स क्रिस्टल बाहर निकलता है। ऐसा आगे से कहता है कि साले ने सिर्फ एक बार में ही हाई ग्रेड का क्रिस्टल बाहर निकाल दिया। पीछे से लोग कहते हैं कि इसकी आंखें कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है, साला पक्का गर्ल्स बाथरूम में झांकता होगा, ये कहीं ये किसी तरीके का अप्राइजल मास्टर तो नहीं है। उसी टाइम पे सिस्टम सीजन को वार्निंग देता है कि अब सिर्फ एक ही टॉप ग्रेड का क्रिस्टल बचा है और उसके अंदर जल्दी से अपॉर्चुनिटी सीज कर लो। सीजन आगे से कहता है फक सिर्फ एक ही बचा है। इसके बाद लियाओ आगे बढ़ता है और वो सीजन से कहता है क्या कहते हो, ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे कि कौन यहाँ पे सबसे हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स बाहर निकालता है, और जो भी पार्टी हारेगी उसे आज के अंदर जितने भी क्रिस्टल सोर्स उन्होंने ढूंढे होंगे वो सभी देने पड़ेंगे। और तुम्हें सिस्टम के बारे में पता ही है कि सीजन की जिंदगी महा हरामी बनानी है चाहे जो हो जाए। तो ये बाहर निकलता है और सीजन को मैंडेटरी टास्क दे देता है कि उसे चैलेंज एक्सेप्ट करना है और अपने वाली पार्टी को हराना भी है। तो सीजन आगे से यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट कर ही लेता है। इस पे लिया अपने मन के अंदर सोचता है कि साले यंग बच्चे कुछ ज्यादा ही इंपल्सिव होते हैं और बड़ी जल्दी ही ट्रैप्स के अंदर फंस जाते हैं। लियाओ सीजन से कहता है कि ये बेट जो होगी वो सिर्फ फैंग के साथ लगेगी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एडिशनल हूँ। और ये सीजन से कहता है कि यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल बेट्स भी लगाना चाहूंगा, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे। सीजन आगे से कहता है कि ये एडिशनल बेट क्या है, तो लियाओ आगे से बताता है कि जो भी पार्टी हारेगी उसे सामने वाली पार्टी को लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन देने पड़ेंगे, वो भी 10,000, जो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए लूजिंग पार्टी यहाँ पे सिर्फ क्रिस्टल सोर्स ही नहीं हारेगी बल्कि एडिशनल कॉस्ट भी देनी पड़ेगी जो 10,000 स्पिरिट स्टोन है। सभी लोग आगे से कहते हैं ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ये तो सीधा धांधलेबाजी है, ये इतने ज्यादा क्रिस्टल कोई कहाँ से ला सकता है, इतने तो क्रेडिट स्कोर एक्सचेंज करने पे भी नहीं मिलेंगे। सीजन यंग से पूछता है कि अपने पास कितने लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, अगर मैं उन्हें क्रेडिट्स के साथ एक्सचेंज कर देता हूँ 1 क्रेडिट स्कोर इज इक्वल टू 10 स्पिरिट स्टोन्स, यानी कि 1000 क्रेडिट स्कोर होने चाहिए, तो फिर तुम्हारे पास 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स होंगे। इन जल्दी से सीजन की क्रेडिट स्कोर वैल्यू चेक करती है और सीजन को बताती है कि उन लोगों के पास 2000 से भी कम है, यानी कि 200 के आसपास है सीजन के पास क्रेडिट स्कोर। वहीं पे लियाओ ने ये सब कुछ कैलकुलेट ही कर लिया था, इसलिए सीजन वहाँ पे बेट के लिए मना करने लगता है। तो लियाओ आगे से कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है तो फिर तुम 3 साल के लिए मुझे सर्व कर सकते हो, यानी कि नौकर बन जाओ, इसे बस तुम एक कंपनसेशन समझ लो। इंक सीजन से कहती है कि इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट न करना, ये पहले से ही तैयारी करके आया है, ये पक्का तुम्हें फंसाएगा। सीजन मन के अंदर सोचता है कि मैं दिल से करना चाहता हूँ लेकिन ये हराम का बोका मुझे करने दे तब ना, ये मेरे सर पे बैठा है मैंडेटरी टास्क लेके, इसलिए सीजन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद वहाँ पे एक मर्चेंट खुद चल के आता है
पता नहीं क्यों पहले से सब कुछ भी प्लान है, सब मिली भगत है यहाँ पे सीजन को फंसाने के लिए। इसलिए मर्चेंट उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे ओर्स लेके आया हूँ, तुम लोग डिटेक्ट कर सकते हो अपनी ओरिजिन स्किल का यूज करके। इसके बाद वो वहाँ पे 3 ओर्स को बाहर निकालता है जो लंबे चौके थे, और वो उन लोगों से कहता है कि इस ओरिजिन स्टोन के अंदर 9 होल है, यानी कि इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ ज्यादा ही है, इसलिए इसको काटने से ज्यादा चांस रहेंगे कि इसके अंदर कोई हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स निकल सकता है या फिर उससे भी ज्यादा। मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ पे ये युवान स्टोन पवेलियन के साथ ट्रेड करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद लियाओ आगे से कहता है कि मैच को शुरू किया जाए। इसके बाद फैंग और सीसन आगे बढ़ते हैं। वहीं पे फैंग अपनी स्किल यूज करता है और उसे बीच वाले के अंदर हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले ही सीसन उसके ऊपर हाथ रख लेता है और कहता है कि ये वाला चाहिए। इसे तो फैंग भी हैरान होता है कि ये इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। बट एज यू नो मिली भगत मर्चेंट सीसन से कहता है कि अच्छी आंखें हैं तुम्हारे पास, लेकिन ये वाला स्टोन 3000 स्पिरिट स्टोन का है। सीसन आगे से कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 2000 हैं। तो सीसन उस मर्चेंट से कहता है क्या मैं मिड ग्रेड के क्रिस्टल सोर्स को एक्सचेंज कर सकता हूँ, लेकिन फैंग आगे से कहता है कि उसका सिर्फ इस्तेमाल कंपटीशन के बाद ही किया जा सकता है, कंपटीशन के बीच में नहीं। जिसके बाद वो बीच वाले के ऊपर हाथ रख लेता है। एज यू नो मिली भगत वहीं पे इन लोगों से कहती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही कमीनापन दिखा रहे हो। तो फैंग आगे से कहता है कि तुम्हें तैयारी करके आनी चाहिए थी, तुम्हें पता है कि यहाँ पे स्पिरिट स्टोन लगते हैं, तो फिर ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे पास इनफ स्पिरिट स्टोन नहीं है। जिसके बाद वो उस और को काटता है तो फिर उसके अंदर से हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स बाहर निकलता है। फैंग आगे से बताता है कि ये क्रिस्टल सोर्स सिर्फ हाई ग्रेड का नहीं है, बल्कि ये उससे भी ज्यादा रेयर है, क्योंकि उनके अंदर पावर ज्यादा होती है। जिसके बाद मर्चेंट आगे बढ़ता है और वो सीसन से कहता है कि तुम बाकी स्टोन्स को चेक करना चाहोगे, ये दोनों 2000 स्पिरिट स्टोन के बदले में बेचे जा सकते हैं। लेकिन सीसन वहीं पे पलटी मार के बैठ जाता है और आगे से 1 से लेके 8 तक गिनतियां गिनने लगता है। लिया भी सोचता है कि इसे क्या हो गया, कहीं इसका मानसिक संतुलन तो नहीं हिल गया। वहीं पे सीसन हम लोगों को बताता है कि सिस्टम ने अभी यहाँ तक ये नहीं बताया है कि टास्क फेल हो चुका है, यानी कि अभी भी यहाँ पे एक क्रिस्टल बचा होगा जो इससे भी ज्यादा हाई ग्रेड का होगा। और सीसन इस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ आई एक्सरसाइज कर रहा है। वहीं पे सीसन की जो आंखें हैं वो इतनी समय चील की निगाह है। भाई को उन ओर्स के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी दिखती है, भले ही सीसन के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। इसलिए सीसन को समझ में आ जाता है कि अंदर कुछ तो माल हो सकता है, लेकिन अभी तक सीसन की जो आई है वो इतनी ज्यादा शार्प नहीं हुई है। इसलिए वो एक्सरसाइज वहाँ पे करता है और एंड करने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है। इसके बाद उसकी परसेप्शन यानी कि आइस एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है, और जब वो उन 3 ओर्स की तरफ देखता है तो बीच में मिडिल फिंगर थी, लेकिन अगल बगल के अंदर कोई भी क्रिस्टल एनर्जी हाई नहीं थी। इसके बाद सीसन आसपास के जो ओर्स थे उन्हें भी चेक करता है और उसे एक और दिखाई देता है जिसके अंदर से लाजवाब एनर्जी फ्लो हो रही थी। इसके बाद सीसन आगे बढ़ता है और उस ओर को खरीद लेता है। लिया उसे कहता है कि अगर तुम हार मान चुके हो तो फिर इस तरीके से ट्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है। सीसन आगे से बताता है कि इस ओर के ऊपर साफ साफ नसें बनी हुई हैं और ऊपर से इसका सॉलिड स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा गहरा है। ऐसा लगता है कि ये माइन के बिल्कुल गहराई से आया है, इसीलिए इसका जो स्टोन सेल है वो भी बहुत ही ज्यादा कड़ा है, इसीलिए ये क्रिस्टल के ऑरा को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। यहाँ तक कि ये शायद हाई लेवल ग्रेड के क्रिस्टल सोर्स को भी ब्लॉक कर सकता है। इसके बाद सीसन हाथों की जोर से उसे जब फोड़ता है तो फिर उसके अंदर से रेड क्रिस्टल सोर्स बाहर निकलता है, जो कि हाई से भी ज्यादा हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स होता है। और इस तरीके का रेड क्रिस्टल और बाहर निकलना 7वें अजूबे से कम नहीं है। इसके बलिया उस मर्चेंट का गला ही पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये क्या जा रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मर्चेंट आगे से कहता है कि उसे भी नहीं पता है, ये सब कुछ तो बिल्कुल बस कचड़े की तरह थे, बिल्कुल गार्बेज। किसने सोचा था कि उनके अंदर से इतना हाई ग्रेड का क्रिस्टल बाहर निकल आएगा। सीसन आगे से बताता है कि ये क्रिस्टल और मेरे हाथ के बराबर है, इसकी जो वैल्यू होगी ये तुम्हारे क्रिस्टल सोर्स से भी ज्यादा है, इसलिए तुम लोग हारे जा चुके हो। जल्दी से जितने भी क्रिस्टल सोर्स तुमने ओपन किए हैं वो दो, और ऊपर से 10,000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दे के जाओ। इस पे लिया अपने वादे पे टिका रहता है और वो सीसन को 2 रिंग्स देता है जिनके अंदर से स्पिरिट सोर्स और क्रिस्टल सोर्स भरे हुए हैं। इसके बाद लिया वहाँ से जाते हुए सीसन से कहता है कि ज्यादा उड़ो नहीं, असली जब समय आएगा तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या औकात है। इसके बाद आगे बढ़ती है और वो सीसन से कहती है कि तुम्हारे पास तो हाई लेवल की भी अप्राइजल स्किल है, यहाँ तक कि एक अप्राइजल मास्टर भी तुम्हें हरा नहीं पाया। सीसन आगे से कहता है कि ये बस प्योर लग है। इसके बाद वो 10,000 स्पिरिट स्टोन वाली स्टोरेज रिंग इंग को दे देता है, ये कहते हुए कि ये तुम रखो। इंग आगे से मना करती है, ये कहते हुए कि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, ये मैं कैसे रख सकती हूँ। सीसन आगे से कहता है कि मैं वैसे भी स्पेशल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, तो ये मेरे किसी भी काम के नहीं है, कम से कम तुम्हें इनका इस्तेमाल कर पाओगी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने। इसके बाद सीसन अपने माउंटेन के ऊपर आता है तो वो सिस्टम की विंडो खोलता है, तो फिर उसके अंदर जो भी टास्क दिए हुए थे
उनको पूरा करने के बदले सीसन को यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं 1000 के आसपास। इसके बाद सीसन सिस्टम से पूछता है कि मुझे यहाँ पे सिस्टम अपग्रेड करने के लिए 2000 मीडियम ग्रेड के क्रिस्टल चाहिए। आज अगर मैंने जो क्रिस्टल हासिल किए हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करो तो फिर मुझे क्या मिलेगा। तो सिस्टम सीसन को बताता है कि अगर तुम हाई ग्रेड का क्रिस्टल सोर्स यहाँ पे रिप्लेस करते हो तो वो मिड ग्रेड के अंदर बदल जाएगा। इससे तुम यहाँ पे अपग्रेड कंडीशन को पूरा कर सकते हो। तो सीसन बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो सिस्टम को अपना रेड कोर और कुछ क्रिस्टल्स दे देता है, जिनको एब्जॉर्ब करने के बाद सिस्टम अपनी अपग्रेडिंग कंडीशन के आसपास पहुंच जाता है। अब सीसन को यहाँ पे सिर्फ बॉडी वैल्यू बढ़ानी है और कुछ हाई ग्रेड के मास्टर फ्लैश एंड ब्लेड का यूज करना है, जिसके बाद वो अपग्रेड को शुरू कर सकता है। अब उसी टाइम पे इंग वहाँ पे दोबारा आती है, जो कि सीसन को बताती है कि जिस मर्चेंट से उन लोगों ने और एक्सचेंज किए थे अब वो साला मुसीबत खड़ी कर रहा है। इसके बाद हम लोग मर्चेंट और सीसन को मास्टर सू के पास देखते हैं, जहाँ पे वो मर्चेंट चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि इंसाफ करिए, मैंने जो स्पिरिट स्टोन यहाँ पे खरीदे थे वो सब एक ऑर्डिनरी स्टोन बन चुके हैं। इसके साथ एक्सचेंज करने के बाद में इसने पक्का कोई ब्लेंडिंग ट्रिक इस्तेमाल की है सबको बेवकूफ बनाने के लिए। सीसन उसे कहता है एक कंटा मारूंगा, हग और मुंह एक साथ दोगे साले, मैंने तेरी आंखों के सामने क्रेडिट स्कोर से उन्हें खरीदा था, तूने चेक क्यों नहीं किया जब ये सब खरीद रहा था। इस पर मर्चेंट आगे से रोना धोना करते हुए कहता है कि उनके पास लो लेवल की कल्टीवेशन होती है, वो लोग कैसे इन सभी चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं सीसन के ट्रिक्स को। मास्टर से उससे पूछती है क्या चाहिए रे। अब मर्चेंट का कहना है यहाँ पे कि जो भी स्पिरिट स्टोन थे वो सभी नकली थे, सीसन की वजह से नहीं हुए वो नकली, बल्कि उसने कोई धोखाधड़ी की है वो अपना पत्थर निकालने के लिए, इसलिए सीसन और उसके बीच में जो डील हुई वो इनवैलिड है। इसका मतलब ये हुआ कि सीसन ने जो रेड क्रिस्टल बाहर निकाला था अब उसे दोबारा मर्चेंट को वापस कर देना चाहिए, जिससे वो लोग इवन हो जाएंगे। सीसन आगे से कहता है ये बोलो ना कि तुम्हें वो क्रिस्टल चाहिए, लेकिन सीसन आगे से कहता है माफ कर दे लेकिन वो तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। मर्चेंट आगे से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, कोई भी इतना जल्दी हाई ग्रेड का क्रिस्टल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। मास्टर उन दोनों से कहती हैं कि चुप, अगर किसी ने मुंह खोला तो उसका मुंह सीधा कमोड में घुसा दूंगी। इसके बाद वो अपने पास एक हाई ग्रेड का सोर्स ऑफ फाइंडिंग टूल बाहर निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल इस तरीके के सोल क्रिस्टल्स को ढूंढने के लिए ही किया जाता है। अब इसकी मदद से मर्चेंट दोबारा एक हाई ग्रेड का क्रिस्टल ढूंढ सकता है। सीसन आगे से आपत्ति जताता है, लेकिन मास्टर्स उसे शांत रहने को कहती हैं। वही पे सीसन का मूड बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था और मर्चेंट मन के अंदर सोचता है कि तुम अभी भी दूध पीते बच्चे हो इन सभी चीजों के सामने, लेकिन यहाँ पे खेल तो मास्टर सो गई है, ये भी तुम्हें आगे पता चलेगा। अब उसी रात हम लोग देखते हैं कि अब इंटरनेट पे ये वाली बात वायरल होने लगती है कि सीसन ने यहाँ पे मर्चेंट को धोखा दिया, इसकी मदद से वो यहाँ पे ये रेड कलर का क्रिस्टल ढूंढ नहीं पाया था और हर कोई सीसन की बेइज्जती ही करे जा रहा था। सीसन आगे से कहता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है भाई, इंटरनेट को कभी तारीफ करते हैं और कभी हमारी बेइज्जती करते हैं, सब साला फायदे का सौदा है। फिर इसके बाद हमें साइड स्टोरी दिखाई जाती है जब मास्टर सुन ने मर्चेंट को वो फाइंडिंग डिवाइस दे दिया था। सीसन मास्टर सू से कहता है कि आपने ये गलत किया, आपको पता है कि वो यहाँ पे फालतू का नाटक कर रहा था। तो मास्टर सू आगे से कहती है लेकिन मैं एक चीज बताना भूल गई कि जब भी वो सोर्स फाइंडिंग डिवाइस एक्टिवेट होगा तो आसपास के जितने भी डीमंस होंगे हाई लेवल वाले वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, यानी मर्चेंट के तो बुरी तरीके से लगे। अब अगर उसकी किस्मत हाई लेवल पे होगी तभी वो जिंदा बचेगा, बाकी कोई आसार नहीं है। जिसके बाद हम लोग साउथर्न रीजन को देखते हैं जो कि रॉयल फॉरेस्ट माउंटेन के पीछे का इलाका है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप रहता है जो बिल्कुल केयर फ्री होके जी रहे थे, बिल्कुल चिंता मुक्त। लेकिन एक दिन यहाँ पे एक प्रोटीन करते हुए डीमन आता है, जिसके बाद पीसफुल लाइफ यहीं पे खत्म हो गई और वो इनमें से एक एक को पकड़ के खा जाता है, ये कहते हुए कि आज की प्रोटीन इंडेक्स तो पूरी करनी है, ये मुर्गी काफी रहेगी। अब इस कारनामे की वजह से टाइटल ऑफ प्रोटीन डीमन किंग, ये जो टाइटल है ये आसपास के छोटे मोटे जानवरों के ग्रुप के अंदर फैल गया और वो सभी इस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट चले गए, जिसकी वजह से सीसन को अब और भी ज्यादा माउंटेन की गहराई में जाना पड़ता है हाई प्रोटीन इंटेक के लिए। अब उसी टाइम पे सीसन को मदद के लिए आवाज सुनाई देती है और जब वो आगे बढ़ के देखता है तो फिर उसे दिखाई देता है एक जायंट सुअर। सीसन की नजरों के लिए असल में तो वो एक हाई लेवल का बीस्ट है जिसके पास बहुत ज्यादा प्रोटीन है, सीसन को ऐसा लगता है। और तभी सीसन की नजर प्रोटीन से हटके एक ह्यूमन के ऊपर पड़ती है जो कि अपना फैंग ही है और वो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहा है। तभी वो सुअर उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो धड़ाम से नीचे जा गिरता है। वह सीसन अपने मन के अंदर सोचता है छी, ये तो एक सुअर को भी नहीं मार पा रहा है, थू, पता नहीं उसने जो सोर्स स्किल के समय जो अपनी स्किल दिखाई थी वो कहाँ चली गई। अभी हम लोग फैंग को देखते हैं और इसने मान लिया था कि अब इसका अंतिम संस्कार ही होगा, लेकिन तभी इसकी नजर सीसन के ऊपर पड़ जाती है और ये मदद के लिए गुहार लगाने ही वाला था कि तभी इसकी अंतरात्मा इसे कहती है कि वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा, कुछ दिनों पहले तुमने तो उसकी बेइज्जती की थी। इसके बाद वो सुअर दोबारा आगे बढ़ता है और फैंग के ऊपर धड़ाम से एक और अटैक मारता है। सीसन आगे से कहता है ये लगा होगा गुरु। वह सीसन भी सोच रहा था कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसकी वजह से कुछ दिनों से मेरा जीना हराम हो रखा है, साला हम सब एक ही सेक्टर के अंदर हैं और मैं इसे ऐसे मरते हुए तो नहीं देख सकता हूँ। अब उसी टाइम पे सिस्टम आ धमकता है जो कि सीसन से कहता है क्या फैंग को बचाना चाहिए। हाँ, रिवॉर्ड है 10 ट्रेनिंग पॉइंट्स, सॉरी 100 ट्रेनिंग पॉइंट्स नहीं, रिवॉर्ड है हाई क्वालिटी वर्कआउट क्लोथ्स
जो कि एक बिल्ड के साथ आते हैं जिससे डिफेंस बनता है और ये किसी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के अटैक्स को काफी इजीली रोक सकता है। एज यू नो सीसेंस बिहेवियर, उसे जैसे ही माल दिखाई देता है वो आगे से कहता है सॉरी फैंग, तुम्हारा नसीब यहीं तक था, यही तुम्हारी किस्मत है, हालेलुया। वहीं पे फैंग जब सीसन की तरफ देखता है तो ये रिवॉर्ड की वजह से कुछ ज्यादा ही हंस रहा था, तो फैंग को ऐसा लगता है कि ये साला मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये नहीं बचाने वाला मुझे। लेकिन कम से कम फैंग को अपनी गलती का एहसास था। वो आगे से कहता है कि मेरे साथ यही होना था। जिसके बाद हमें फैंग के बारे में हल्का कुछ बताया जाता है कि उसकी फैमिली का फ्यूचर अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब फैंग सेक्ट के अंदर आया तो फिर उसके पास पता चलता है कि कोई खास टैलेंट नहीं है, इसीलिए वो सेक्ट के लिए कोई वैल्यू नहीं करता है। यहाँ तक कि एल्डर ने यह भी कह दिया था कि तुम्हारे लेवल के साथ तुम इनर सेक्ट के अंदर आ कैसे गए। इसलिए फैंग ने अपने घुटने लियाओ के सामने टेक दिए थे, ये कहते हुए कि वो सबमिट करने के लिए राजी है, यानी कि सर्व करेगा लियाओ को, और लियाओ इसके बदले में फैंग को सारे रिसोर्स कल्टीवेशन देने वाला था। खैर अब फैंग का समय आ चुका है, उसे ये समझ में आ जाता है कि गलती की उसने। इसके बाद सुअर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था और ये अलविदा कह ही देता है कि तभी सैंग बीच में आ जाता है, ये कहते हुए कि वर्कआउट क्लोथ्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं लेकिन प्रोटीन के सामने हर एक चीज फीकी है। यहाँ तक कि फैंग भी हैरान हो जाता है कि सीसन उसकी मदद करने के लिए आ गया। इसके बाद सीसन उस सुअर के ऊपर अटैक करता है और एक झटके के अंदर इस सुअर की धज्जियां उड़ जाती है। साले प्रोटीन कैसे खाएगा अब तूने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह फैंग सीसन की स्ट्रेंथ देख के हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम उसे एक मूव के अंदर कैसे मार सकते हो। इसमें सीसन आगे से कहता है कि ये तो बस थोड़ा सा जंगली सुअर है ना, हल्का सा बड़ा है, बस एक मूव के अंदर मार देने में कौन सी बड़ी बात है। जंगली जानवर साले वो एक 4th लेवल का मॉन्स्टर है और उसकी स्ट्रेंथ गोल्डन कोर कल्टीवेटर के बराबर होती है। सीसन आगे से कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो माउंटेन के ऊपर चिकन और डक्स रहती हैं वो भी मेरे एक पंच के अंदर मारी जाती हैं। जिसपे फैंग अपनी बोलती बंद कर लेता है, ये कहते हैं महान हो भैया तुम। इसके बाद फैंग सीसन से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, 2 दिनों पहले तो हमारे बीच में विवाद हुआ था। सीसन आगे से कहता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तभी मुझे ये भैंसा दिखाई दिया तो मैंने इसे ही पकड़ लिया। इसके बाद ये लोग कैंप लगाते हैं और सुअर की तंगड़ी पकाने लगते हैं। सीसन फैंग से कहता है कि तुम्हें नहीं चाहिए। फैंग आगे से कहता है कि वो एक 4th लेवल का मॉन्स्टर फ्लैश है, अगर मैंने उसे अभी खा लिया तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा और मर जाऊंगा, उसके अंदर जो एसेंस है। सीसन आगे से कहता है कि ये बौखला गया है क्या, ये तो बस एक ऑर्डिनरी रोस्ट मीट है, इसके अंदर कौन से एसेंस होंगे। वो भी फैंग बहुत ज्यादा हैरान था। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि भले इसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो लेकिन इतना ज्यादा फ्लैश, वो भी 4th लेवल के मॉन्स्टर का खाने के बाद इसकी बॉडी अभी तक जिंदा कैसे है, इसकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है। इसके बाद सीसन फैंग से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर ये जंगली सुअर हमला क्यों कर रहा था। फैंग आगे से कहता है पहली बात वो कोई जंगली सुअर नहीं है, बात मेरी मान लो, लिख के रख लो कि एक वो 4th लेवल का मॉन्स्टर है। दूसरी बात ये जान लो कि मैं एक साइकोजेनिस्ट हूँ, कोई कल्टीवेटर नहीं। इसलिए हम जब भी कल्टीवेट करते हैं तो फिर हमें एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। इसलिए हम बिल्कुल ऐसी जगह चूज करते हैं जहाँ पे कोई ना हो। 10,000 डीमन माउंटेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आता जाता है नहीं कोई, इसलिए वो जगह सबसे ज्यादा बेहतर है मेरे लिए कल्टीवेट करने के लिए। वहाँ पे मुश्किल से ही कोई मॉन्स्टर देखा जाता है, इसलिए मैं वहाँ पे एकदम आराम से कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन अचानक से ये 4th लेवल का मॉन्स्टर आ गया। अक्सर उस जगह पे मॉन्स्टर नहीं देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जंगल के अंदर कुछ तो हुआ होगा, इसलिए शायद वो बाहर आ गया। इसके बाद फैंग सीसन से कहता है कि शायद मुझे तुम्हें रीपे करना चाहिए, मैं किसी का भी एहसान नहीं रखता हूँ। कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में तुम्हें बताऊं, इससे तुम कोई अच्छा सा फॉर्चून ढूंढ सको और बैड लक को अवॉइड कर सको। यही सबसे बेस्ट चीज है जो मैं ऑफर कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करना चाहिए।